यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त, शानदार। दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ये रिवीजन सीरीज। सर, हर चैप्टर का इनडायरेक्ट टैक्स का हम रिवीजन करने वाले हैं। पर सर, सबसे पहला रूल, आपको यहां पर जब रिवीजन लेक्चर देखना है उसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखने का है, क्योंकि ये रिवीजन है, ये फास्ट होंगे। एंड सर, अगर आपने इस ट्रैक को पकड़ लिया ये स्पीड को अगर आपने एक बार मोमेंटम बना लिया इसके साथ में, तो सर literally these lectures will be one of the most beneficial for your exams. And yes, जिस तरह से हम बात करते हैं कि indirect tax can be one of the most scoring subject, तो सर these revision lectures will be definitely useful for your exams. And हाँ सर, हर चैप्टर का हम जो रिवीजन करेंगे यहाँ पे आपको क्या करने का है, आपकी जो बुक है उसके साथ में आपको डेली बेस पर इन चैप्टर को ये रिवीजन लेक्चर सुनने के बाद रिवाइज करने का है, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंड उसके क्वेश्चन भी सोल्व कर देना आप क्वेश्चनर बुक से, जिससे माहौल जबरदस्त शानदार बन जाए एंड सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग हो जाए। और हाँ सर, सिंस हर चैप्टर का हम एक एक करके रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर अच्छी बात नहीं है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है, सो दैट जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए एंड सर आपकी पढ़ाई में चार चांद लग जाए। एंड दोस्तों सर, अगर ये वीडियो पसंद आ जाए, मजा आ जाए, तो एक लाइक जरूर करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये लेक्चर्स बहुत यूजफुल होने वाले हैं बिफोर द एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग द एग्जाम्स ऑल्सो। तो सर आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, लेवी ऑफ जीएसटी फॉर सीए, सीएमए और सीएस फाइनल एग्जामिनेशंस। सर सबसे पहली बात, सर जीएसटी सर कहाँ लगता है, कब लगता है? सर पूरे इंडिया में लगता है सर। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने इंट्रास्टेट सप्लाई किया तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा, पर अगर आप यूनियन टेरिटरी में हो और इंट्रास्टेट सप्लाई करते हो तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगता है। इंटरस्टेट सप्लाई करने पर भले ही आप यूनियन टेरिटरी में हो या किसी स्टेट में हो, सर हमेशा क्या लगेगा? आईजीएसटी। 3 यूनियन टेरिटरी सर कौन कौन सी? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इनका खुद का अपना अपना स्टेट लेजिस्लेचर है, इसलिए यहां अगर विद इन द स्टेट सप्लाई करते हो तो यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगता है। ओके सर, यूनियन टेरिटरी में कौन कौन आता है बेटा? अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ द यूनियन टेरिटरी। पर दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर आर कवर्ड इन द स्कोप ऑफ द स्टेट, इसलिए विद इन द दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर अगर यहाँ पे इंट्रास्टेट सप्लाई करते तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, यूटीजीएसटी नहीं लगता बेटा। क्लियर? अच्छा, व्हाट डू मीन बाय इंडिया? फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अलग होता है डेफिनेशन। सर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी इंडिया मींस लैंड मास प्लस 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। सर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, ये सब इंडिया के स्कोप में आता है, मतलब वहां पे अगर आपने कोई सप्लाई किया तो जीएसटी के स्कोप में आएगा। ओके सर, और हाँ ध्यान रखना बेटा, सर 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया फैला हुआ है, उसके ऊपर का आसमान, नीचे की जमीन भी हिंदुस्तान की है। क्लियर? सर 1 जुलाई 17 से एक्ट अप्लाई हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई से अप्लाई हुआ था, कुल मिला के अभी सर पूरे इंडिया में अप्लाई होता है जीएसटी एक्ट। ओके मालिक, सीजीएसटी एक्ट हो, आईजीएसटी एक्ट हो या यूटीजीएसटी एक्ट हो या एसजीएसटी एक्ट हो। ओके मालिक। सर आइए अब हम मेन सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 9, लेवी ऑफ जीएसटी। सर आई होप सर बातें समझ में आ रही है, प्लीज बी कॉन्सेंट्रेटेड, पूरा ध्यान मेरी तरफ। एक बार आपका और मेरा वेवलेंथ मैच हो गया, उसके बाद तो कहानी चेंज हो जाएगी इनडायरेक्ट टैक्स की, और ये पूरा सब्जेक्ट आपकी टिप पे आ जाएगा, मेरी गारंटी है। सर आइए सेक्शन नंबर 9, चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या? सीजीएसटी विल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दारू बेटा, दारू कौन सी? पीने वाली। ओके सर, इंडस्ट्रियल यूज वाली एल्कोहल पर जीएसटी लगता है। एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो सर इनको छोड़ दो, इनके अलावा सारी गुड्स पर जीएसटी लेवी होता है। क्लियर? सर आगे पेट्रोल की बात करेंगे सबसेक्शन 2 में बेटा। ओके सर, जीएसटी विल बी लेविड ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो सेक्शन 15 में डिफाइन करी, एंड इट शैल बी लेविड as per the rates notified by the government but not more than 20% of the value of such goods or service or both। और आईजीएसटी की बात करेंगे तो इंटरस्टेट सप्लाई लगता है, मैक्सिमम रेट इज 40%। एंड सर जीएसटी विल बी collected and payable by the taxable person। दोस्तों taxable person का मतलब होता है person who is registered under GST or is liable to be registered under GST। मतलब अगर आप voluntary registration कराते हो तो भी आप taxable person हो, और अगर आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो पर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो भी आप टैक्सेबल पर्सन हो और आप पे जीएसटी की लायबिलिटी आएगी, आपसे रिकवरी किया जाएगा। ओके, सब सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 2 बोलता है क्या? ये 5 गुड्स, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड, जिसको कॉमनली बोलते हैं क्या? पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ जो फ्लाइट में लगता है, ये 5 गुड्स पे जीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जो अब तक नोटिफाई नहीं हुई। इसलिए एट प्रेजेंट ये 6 गुड्स, एक तो एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाले गुड्स और ये पेट्रोल वाले गुड्स, इन पे जीएसटी लेवी नहीं होता है। दीज आर कॉल्ड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एग्जाम सप्लाई
सर एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ध्यान रखिएगा बेटा, ये एग्जाम नहीं है, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, और नॉन टैक्सेबल है इसलिए एग्जाम में भी कवर होता है बच्चों ये। क्लियर? ये वो गुड्स है जिन पे जीएसटी लेवी ही नहीं होता है। क्लियर? सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो सेक्शन 9 है वो सेक्शन 5 है आईजीएसटी एक्ट का बेटा। ओके सर, इंट्रास्टेट सप्लाई पे सीओएस लगता है, इंटरस्टेट पे आईजीएसटी लगता है, हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या? सर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विस और बोथ को नोटिफाई कर सकते हैं, और नोटिफाई करके बता देंगे कि इन गुड्स और सर्विस और बोथ पे रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड ही विल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द पर्सन लायबल फॉर पेइंग द जीएसटी। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। अच्छा, कौन कौन सी गुड्स नोटिफाइड है, कौन कौन सी सर्विसेज नोटिफाइड है, हम पढ़ेंगे। आरसीएम का अलग से चैप्टर दे रखा है, वहां जाके हम बेटा। ओके, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 बोलता है सर वो बिल्डर वाला केस, अगर उसने सर रजिस्टर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जो 8% एक ही पर्सन है, कौन? प्रमोटर, बिल्डर, उसने अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बहुत परचेज किया है, तो सिंस सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट जो बिल्डर है वो तो रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उस बिल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। और 8% सीमेंट, कैपिटल गुड्स और कुछ अदर गुड्स नोटिफाइड है बेटा। हाँ है ना भाई, हम पढ़ेंगे बाद में। ओके सर, ये था आपका सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। सेक्शन 9(5) ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो। सरकार सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 बोलता है क्या? गवर्नमेंट के पास पावर की वो चाहे तो कुछ सर्विसेज, यहां पे केवल सर्विसेज ही कवर है, नोटिफाई कर सकती है गवर्नमेंट, और उन सर्विसेज को अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया, ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया, तो ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, और ईसीओ पे ही सारे प्रोविजन ऑफ द एक्ट लगेंगे। और 8% कुछ सर्विसेज नोटिफाइड है, वो सर्विसेज कौन कौन सी हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसमें आरसीएम और ईसीओ वाला टॉपिक दे रखा है, तब हम बात करेंगे। एग्जाम्पल है ओला, उबर, स्विगी एटसेट्रा। क्लियर? यहाँ पे ईसीओ इज ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, इसलिए इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं बोलते हैं। 9(3) और 9(4) जो है उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही बोलते हैं, क्योंकि ईसीओ को मान लिया एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। क्लियर? अब आइए, अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विस इंपोर्ट किया तो क्या होता है? आईजीएसटी एक्ट अप्लाई होता है। सर ध्यान दीजिएगा, एज पर द प्रोविजंस गिवन अंडर आईजीएसटी एक्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस को इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है, पर गुड्स के इंपोर्ट करने पे कस्टम ड्यूटी लगता है, कस्टम के साथ में आईजीएसटी लगता है एज एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स अंडर सेक्शन 37। क्लियर? पर सर अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी तो सर्विस की इंपोर्ट करने पे कोई कस्टम नहीं लगता, वहां पे केवल आईजीएसटी लगता है। और हाँ ध्यान दीजिएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कस्टम्स के प्रोविजन लगेंगे, उनका वैल्यू भी कस्टम के हिसाब से निकल जाएगा। पर सर ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन मनी गेमिंग अगर आपने आउट ऑफ इंडिया की किसी वेबसाइट से खेला है तो वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के स्कोप में आता है, क्योंकि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम गुड्स के स्कोप में आते हैं। पर हाँ, इस पे कस्टम नहीं लगता है, इस पे केवल आईजीएसटी के प्रोविजन लगेंगे। ओके चलिए सर, अब जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद आपको पता है सारी गुड्स पे जीएसटी लगा, पर कुछ गुड्स पर अभी भी जीएसटी नहीं लगा, और कुछ गुड्स पे जीएसटी के साथ में अदर टैक्सेस भी, वो कौन से या चार्ट देके समझा दिया मैंने आपको। सबसे पहला दारू जो काम आती होगी बेटा, हाँ है ना भाई, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी, वेट और सीएसटी लगता है, जीएसटी नहीं लगता है। सर पेट्रोलियम वाले गुड्स हमने अभी पढ़े, इस पे अगेन एक्साइज, वेट, सीएसटी लगता है, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। पर तंबाकू एंड टोबैको प्रोडक्ट, सिगरेट वगैरह पियोगी ना बेटा आपने तो, हाँ है ना भाई, पीना मत कभी। सर टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, इस पर जीएसटी लगता है, पर अभी भी एक्साइज भी लगता है, इस पे ध्यान रखिएगा, वेट सीएसटी नहीं लगता है। सेम वे ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स काम आते हैं नहीं आते? सर इस पे भी एक्साइज और जीएसटी लगता है, पर सर इस पे वेट सीएसटी नहीं लगता है, पर जीएसटी प्लस एक्साइज लगता है इस पे। एंड सर बाकी सारी गुड्स पे केवल जीएसटी लगता है, ना तो एक्साइज लगता है, ना वेट और ना सीएसटी। ओके डन। सर अब ध्यान दीजिएगा, जीएसटी टैक्सेबल इवेंट, सेक्शन नंबर 9 ने बता दिया क्या? जीएसटी विल बी लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई पे सीओएस, इंटरस्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी, पर अल्टीमेटली जीएसटी लेवी कब होगा? सप्लाई पर। सो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। सर और इस शब्द को, ये सप्लाई वर्ड को शिद्दत से, बहुत प्यार मोहब्बत से डिफाइन किया है सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ने, और वो बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स, दिल थाम के सुनिएगा, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 हम शुरू कर रहे हैं, सप्लाई इंक्लूड्स। और हाँ, सप्लाई इंक्लूड का मतलब होता है क्या? सप्लाई मीन्स नहीं लिखा है, सप्लाई इंक्लूड्स, क्लोज नंबर ए, डबल ए, बी और सी, इसका मतलब तुम भी हो। माई लाइफ मीन्स यू, तुम ही हो। माई लाइफ इंक्लूड्स यू, चपाक, मेरी जिंदगी में तुम भी हो। तो यहाँ पे लॉ मेकर्स आर सो स्मार्ट कि उन्होंने सप्लाई के स्कोप को ओपन रखने के लिए सप्लाई इंक्लूड्स लिखा है, सप्लाई मीन्स नहीं लिखा। क्लोज नंबर ए बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस और बोथ।
व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्री टू बी मेड, डिस्क्रिप्शन आगे दे रखा है, ये रहा सप्लाई की डेफिनेशन का एनालिसिस, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विस और बोथ, व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्री टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, तो वो सप्लाई होगा, वरना सप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, सच सप्लाई शुड बी मेड और अग्री टू बी मेड, मतलब सप्लाई कर दिया, वो तो सप्लाई है ही है। सप्लाई करने के लिए, एग्री के लिए मतलब एडवांस रिसीव हो गया, वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, भले गुड्स हो या सर्विसेज हो। ध्यान रखना बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई से इसको लिंक किया हुआ है, गुड्स हो या सर्विसेज हो, अगर आपको एडवांस रिसीव हो गया मतलब यू हैव अग्रीड टू सप्लाई, और वो सप्लाई हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई के स्कोप में आ गया, और वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, गुड्स के केस में स्पेसिफिकली मान लो सपोज 10 लाख रुपए आपको एडवांस रिसीव हुआ है, तो 10 लाख सप्लाई के स्कोप में आ गया, इनफैक्ट टाइम ऑफ सप्लाई भी आ गया, पर एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन में 66 ऑफ 2017 दे रखा है, जो बोलता है क्या, गुड्स के केस में एडवांसेस अगर रिसीव होते तो उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, तो टैक्स पे नहीं करना है अभी। पर सर टाइम ऑफ सप्लाई तो आ गया, सप्लाई हो गया, इसलिए वो टर्नओवर का पार्ट बन जाता है एडवांसेस रिसीव होने पर भी। गुड्स के लिए बात करूं मैं आपसे, सर्विसेज में तो होता ही होता है बेटा। ओके सर, टाइम ऑफ सप्लाई में और आगे डिस्कशन कर लेंगे इसके बारे में हम। ओके सर, पर सप्लाई शुड बी मेड बाय अ पर्सन, और पर्सन की डेफिनेशन में हर एक पर्सन कवर है बेटा, भले वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन हो, सारे लोग इसमें कवर किए हुए पर्सन की डेफिनेशन में, गवर्नमेंट भी कवर किया हुआ है। एंड सर फॉर अ कंसिडरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिसको आगे जाके एनालाइज किया हुआ है, पर मैं आपको यही समझाता हूं कि सर सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन के लिए काम किया तो सप्लाई होगा, कंसिडरेशन के लिए काम नहीं किया तो सप्लाई नहीं होगा। फ्री सेवाएं दी आपने, जनता हित में काम किया आपने, जिसके लिए कोई फीस नहीं ली आपने, तो सर फ्री सर्विस पे कोई जीएसटी नहीं लगता, फ्री सप्लाईज पे कोई जीएसटी नहीं लगता। पर आपने अगर सप्लाई किया है फॉर अ कंसिडरेशन, योर इंटेंशन वाज टू अर्न द कंसिडरेशन, आपने कंसिडरेशन के लिए काम किया, क्विड प्रो क्यो, कुछ पाने के लिए कुछ आपने कुछ काम किया, तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में आएगा, अदरवाइज सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। सर ध्यान दीजिएगा, योर इंटेंशन शुड बी टू अर्न द कंसिडरेशन। अब आपने किसी को सर्विसेज दी, 10 लाख का बिल लिखा, बेड डेप्ट हो गया, तो वो भी सप्लाई होगा, भले पैसा बाद में आया नहीं अलग बात है, बट योर सप्लाई वाज फॉर अ कंसिडरेशन। क्लियर। पर सर आपने कहीं डोनेशन दिया मंदिर वगैरह में, तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता। इसको मैं एक और अच्छे एग्जांपल आपको समझाता हूं, जो यहाँ पे सर्कुलर दे रखा है कि सर अगर मान लो किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को या किसी मंदिर मस्जिद वगैरह को आपने कोई डोनेशन दिया, एंड सर उन्होंने कोई मान लो रूम बन रहा था बेटा, वहां पर आपका नाम लिख दिया कि सर वी टू शो देयर ग्रेटिट्यूड, जस्ट टू से यू थैंक यू, उन्होंने आपका नाम लिख दिया, या आपके जो भी सपोज किसी फैमिली मेंबर का नाम लिखा कि इन दी मेमोरी ऑफ दिस दिस दिस, क्लियर, ये हमने कमरा बनाया, तो सर ऐसे केस में वो एडवर्टीजमेंट सर्विस नहीं है, दैट इज अ प्योर डोनेशन, और उस पर कोई सप्लाई नहीं है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर मान लो आपने शर्त रखी थी कि आपको मेरे बिजनेस का प्रमोशन करना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, आपको मंदिर के अंदर मेरा एडवर्टीजमेंट लगाना पड़ेगा, मेरे बिजनेस का मार्केटिंग करना पड़ेगा, तो मैं 10 लाख का डोनेशन दूंगा, तो वो डोनेशन नहीं है, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय दैट इंस्टीट्यूशन टू दी बिजनेसमैन, और ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में आएगा, मतलब जीएसटी लगेगा। कुल मिला के पुण्य का काम पुण्य के लिए किया तो नो जीएसटी, पुण्य का काम पब्लिसिटी के लिए किया तो जीएसटी लगेगा। क्लियर, ये सर्कुलर था। तो सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए काम किया तो सप्लाई होगा, वरना सप्लाई ही नहीं है। और अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो केवल 4 ट्रांजेक्शन ऐसे जो सप्लाई के स्कोप में आते हैं, जो हम पढ़ेंगे शेड्यूल नंबर 1 में थोड़ी देर बाद। ओके सर, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब आपने जो काम किया है, आपने जो सप्लाई किया है फॉर अ कंसिडरेशन, इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो सप्लाई होगा, वरना सप्लाई नहीं होगा। एग्जांपल, आपने अपने घर की पुरानी ज्वेलरी बेच दी, इट इज नॉट सप्लाई एट ऑल, ऑल्दो इट इज फॉर अ कंसिडरेशन। पर अगर आप ज्वेलर होते और आप अपनी दुकान पे, अपने शोरूम पे कोई ज्वेलरी बेच रहे, खरीदे, तो वो सप्लाई के स्कोप में आता है बच्चों। क्लियर। तो सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आपने अपने बिजनेस का असेट बेचा है, जैसे आपने कोई कार है आपकी, जो बिजनेस की कार है, वो अगर आपने बेच दी है, वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगी, भले कार बेचना आपका बिजनेस नहीं है, बिजनेस का असेट बेचना भी बिजनेस के स्कोप में आता है। और हाँ सर, बिजनेस की डेफिनेशन के अंदर ध्यान रखना, प्रोफेशन, वोकेशन सब कुछ आता है, भले वहां पे ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो नहीं हो, रेगुलरिटी हो या नहीं हो, फ्रीक्वेंसी हो या नहीं हो, वॉल्यूम हो या नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छा दे रखा है, मान लो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आपने कुछ पेंटिंग बनाई है, और साल में 3-4 पेंटिंग बनाते हो और पेंटिंग बना के बेचते हो, और उससे आपको 10 लाख रुपए रिसीव हुए, तो यस, वो भी सप्लाई के स्कोप में आता है, वो भी बिजनेस के स्कोप में आएगा, क्योंकि ये आपका भले ही कोर बिजनेस नहीं है, पर सर फ्रीक्वेंसी नहीं है, पर आपने सर कुछ कमाने के लिए सर वो पेंटिंग बनाई है, इसलिए वो बिजनेस के स्कोप में आएगी और वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। क्लियर। यही घर की पुरानी पेंटिंग अगर आपने बेची होती,
पैसों की जरूरत की वजह से, तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आया था क्योंकि वो आपने पेंडिंग बना के नहीं बेची बेटा। क्लियर सर? आइए, ये था इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। होगा तो सप्लाई होगा, वरना सप्लाई नहीं होगा। तो सर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज 1। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स, क्लोज नंबर ए वापस बोलता था बेटा मैं, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल, है ना भाई, ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अच्छा, सेल कोई गुड्स बेचा आपने, ट्रांसफर स्टॉक ट्रांसफर किया आपने, बार्टर किया आपने, प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर, एक्सचेंज पुराना फोन दो नया फोन ले जाओ, इतना डिफरेंस अमाउंट देना पड़ेगा आपको, लाइसेंस कोई सॉफ्टवेयर यूज करने का लाइसेंस दिया आपने, रेंटल कोई मशीन रेंट पे दिए, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दिए आपने, लीज कोई सर मशीन वगैरह लीज पे दिए, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज वगैरह सब कुछ, एंड आपने बिजनेस के एसेट्स डिस्पोज ऑफ कर दिए। ये सब सप्लाई के स्कोप में आते हैं और ये भी केवल एग्जांपल है क्योंकि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज लिखा है तो, है ना भाई। क्लियर sir? When such supplies are made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of his business, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। आई होप समझ में आ गया बच्चों आपको बात। क्लियर? ध्यान दीजिएगा बेटा। गुड्स की डेफिनेशन तरीके, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट डज नॉट इंक्लूड मनी और सिक्योरिटी। मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स है ना सर्विसेज है, पर अगर आपने कोई करेंसी हेल्ड करी फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, जैसे पुराने सिक्के है बेटा राजा महाराजा के टाइम के, जिसका वो एंटी की तरह वैल्यू है, तो सर वो मनी नहीं है, वो गुड्स कहलाएंगे बेटा, हाँ है ना भाई। तो सर गुड्स एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before such supply। मतलब आपने कोई घास है या कोई क्रॉप उगी हुई है उसको काट के बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो सप्लाई, वो गुड्स के स्कोप में आएगा। एंड सर सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस बट अदर देन मनी और सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, जैसे आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, कोई प्रोसेसिंग फीस चार्ज किया किसी को लोन देने पर, या फिर कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश और एनी अदर करेंसी फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी, या डिनोमिनेशन चेंज किया है, या फिर सर सिक्योरिटी का आप ब्रोकरेज लेते हो बेटा, ट्रांजेक्शंस कराने के लिए फैसिलिटेशन करते हो, उसके लिए कमीशन लिया है, ब्रोकरेज लिया, वो सप्लाई के वो सर्विस के स्कोप में आएगा और जीएसटी लगता है उसमें बेटा। क्लियर? सिक्योरिटी बेचने खरीदने पे जीएसटी नहीं है। मनी एफडी कराया बैंक में, मनी दिया मनी लिया, कोई जीएसटी नहीं है। फॉरेन करेंसी कन्वर्ट कराया उस पर जीएसटी नहीं, पर उसके लिए जो चार्जेस लगेंगे उन सब पे जीएसटी लगता है बच्चों। क्लियर? डन। तो मालिक ये था क्लोज नंबर ए। आइए क्लोज नंबर डबल ए बोलता है क्या सर, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई और इट्स मेंबर्स और इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज सप्लाई इफ इट इज फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो मतलब कुल मिला के एओपी बीओआई और उसके मेंबर्स, क्लब और उसके मेंबर्स, सोसाइटी और उसके मेंबर्स दो डिफरेंट पर्सन कहलाते हैं। उन्होंने अगर आपस में कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उन्होंने जो भी फीस चार्ज किया है, कंसिडरेशन चार्ज किया है, जैसे मेंबरशिप फी वगैरह जो होती है, वो सब सप्लाई के स्कोप में आता है, जीएसटी लगता है बेटा। क्लियर? अब एक सर्कुलर था जो बोलता है क्या कोई भी जॉइंट वेंचर या सोसाइटी या क्लब वगैरह है, उसने अगर मेंबर्स को सर्विसेज दी है, मेंबर ने क्लब को सर्विस दी है, जॉइंट वेंचर को सर्विस दी, तो यस वो सप्लाई के स्कोप में आते हैं और जीएसटी लगता है। पर हाँ, मेंबर्स जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जॉइंट वेंचर को, उसको बोलते हैं कैश कॉल, और कैश कॉल जो होता है वो अगर रेवेन्यू नेचर का है तो वो टैक्सेबल है, जैसे मेंबरशिप फी वगैरह हो गई बेटा। पर अगर कैश कॉल इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो वो क्या होता है, इट्स अ प्योर ट्रांजैक्शन मनी। तो सर आपने कोई बड़ा अमाउंट एक तरह से इन्वेस्ट किया, दैट इज नॉट अ मेंबरशिप फी, तो सर वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज नीदर गुड्स नॉट सर्विस, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। आइए क्लोज में भी बोलता है क्या, अगर आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, भले वो बिजनेस के लिए है या नहीं। जैसे netflix.com का आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए बेटा, वेदर नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यस सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो जीएसटी लगेगा। ओके सर, अब ध्यान रखिएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कस्टम से गवर्न होते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की मैंने बात करी यहाँ आपको। आइए क्लोज नंबर सी, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर सी बोलता है क्या सर, 4 पैरा है इधर के शेड्यूल नंबर 1 में, वहां पे जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन है फिर भी सप्लाई होगा, और सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। आई रिपीट सर, हमने जब ऊपर पढ़ा था सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, वहां था सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। क्लोज नंबर डबल ए, एओपी बीओआई और उसके मेंबर्स ने आपस में ट्रांजैक्शन किया सर फॉर अ कंसिडरेशन। क्लोज नंबर बी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। पर सर अगर कंसिडरेशन नहीं तो देखिएगा क्या स्केड्यूल नंबर 1, और अगर स्केड्यूल नंबर 1 में कवर है तो सप्लाई होगा, अदरवाइज सप्लाई नहीं होगा। विदाउट कंसिडरेशन कोई भी ट्रांजैक्शन दिया आपको डायरेक्ट आना है शेड्यूल नंबर 1 में, अगर स्केड्यूल नंबर 1 में कवर है तो सप्लाई होगा, वरना सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। सिंपल सी बात ये है। ओके, पैरा नंबर 1 बोलता है क्या, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। मतलब अगर आपने मान लो अपने बिजनेस के लिए कोई लैपटॉप परचेज किया, उस लैपटॉप के परचेज करने पर सर आपने लैपटॉप परचेज किया,
उसके बाद में जब लैपटॉप को आपने बेचा, लैपटॉप आपके बिजनेस का एसेट है, लैपटॉप को जब बेचा, इफ इट इज सोल्ड फॉर अ कंसिडरेशन तो सेक्शन नंबर 7(1)(a) में आ गया बेटा। भले ही उस लैपटॉप के परचेज पे आपने आईटीसी लिया है नहीं लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए उसमें कवर हो गया, सप्लाई के स्कोप में आ गया, बिकॉज इट इज फॉर अ कंसिडरेशन। पर इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन तो आपको देखना पड़ेगा वो सप्लाई है कि नहीं, उसके लिए शेड्यूल नंबर 1 में है। शेड्यूल 1 का पैरा 1 बोलता है क्या, अगर उस लैपटॉप के परचेज पे जो जीएसटी पे किया था आपने, उसका अगर आपने आईटीसी लिया था तो सप्लाई के स्कोप में आएगा एज पर शेड्यूल नंबर 1। पर अगर आपने आईटीसी लिया ही नहीं था तो सर ध्यान दीजिएगा, क्लोज ए में भी कवर नहीं हुआ क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन था, क्लोज सी में भी कवर नहीं होगा क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन है। पर उस एसेट के परचेज पे अगर आपने आईटीसी लिया होता तो ही वो सप्लाई के स्कोप में आता। सिंस आपने आईटीसी नहीं लिया तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, ये था आपका पैरा नंबर 1। पैरा नंबर 2 बोलता है क्या, सर सर्विसेज आपने सप्लाई करी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ गुड्स हो या सर्विसेज हो, बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। ये लिखा है सर पैरा नंबर 2, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन to his related person और a distinct person in the course or furtherance of his business, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। पर ध्यान रखिएगा, अगर एम्प्लॉय को पर एनम पर एम्प्लॉय आपने गिफ्ट्स दिए है अप टू द वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000, गिफ्ट्स अप टू द वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय, तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ 50,000 क्रॉस करेगा तो सर उस पर जीएसटी लगेगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं लगेगा। पर हाँ सबसे पहली बात आती है क्या, रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं। सर सबसे पहली बात, रिलेटेड पर्सन को डिफाइन किया है, शिद्दत से सुनना, बहुत काम की डेफिनेशन है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। सर रिलेटेड पर्सन्स इंक्लूड्स लीगल पर्सन्स आल्सो ऑब्वियसली डीम्ड एज रिलेटेड इफ such persons are officers or directors of one another's business, then they are legally recognized partners in the business, they are employer and employee, one person a third person holds, controls or owns directly or indirectly at least 25% of the voting stock or shares of both। जैसे A लिमिटेड और B लिमिटेड, सी के पास ए के भी 25% शेयर है, सी के पास बी के भी 25% शेयर है, उससे ज्यादा है, तो ऐसे केस में ए और बी दोनों कौन है, अ काइंड ऑफ सिस्टर कंसर्न है, दोनों क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन। वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर, ए बी को कंट्रोल करता है, अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर। सी के पास ए और बी के शेयर नहीं है पर सी कंट्रोल करता है ए और बी दोनों को, तो ऐसे केस में ए और बी दोनों क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। ए और सी तो रिलेटेड ही है क्योंकि वो कंट्रोल करता है, सी और बी भी रिलेटेड है, पर सर ए और बी भी रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे इस पॉइंट की वजह से। नेक्स्ट, सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थर्ड पर्सन, दोनों मिलके मान लो ए और बी मिलके सी को कंट्रोल करे तो ए बी क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, फैमिली को यहां डिफाइन किया, 2 मिनट बाद पढ़ रहे हैं हम। वन ऑफ देम इज सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनर ऑफ दी अदर, तो वो क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। मैं मेरा सारा का सारा गुड्स आपको ही बेचूंगा, आपके थ्रू ही बेचूंगा, तो आप और मैं क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे, क्योंकि वहां पे हम वैल्यूएशन को इफेक्ट कर सकते हैं। एंड सर फैमिली वर्ड को डिफाइन किया, दिल थाम के सुनिएगा, फैमिली मीन्स लिखा है ना, फैमिली इंक्लूड्स नहीं बेटा, सर फैमिली मीन्स तुम ही हो सर स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, तो सर स्पाउस रिलेटेड है, चिल्ड्रन रिलेटेड है, एंड ध्यान से पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द पर्सन इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन दी सेड पर्सन। देना अटेंशन, ये लोग डिपेंडेंट होंगे तो ही रिलेटेड होंगे, डिपेंडेंट नहीं तो रिलेटेड नहीं। पर हाँ स्पाउस और चिल्ड्रन तो हमेशा ही रिलेटेड है, भले वो डिपेंडेंट है या वो इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पेरेंट के लिए बच्चा हमेशा रिलेटेड होगा, पर बच्चे के लिए पेरेंट रिलेटेड तभी होगा जब वो पेरेंट उस पर डिपेंडेंट है बेटा। हाँ है ना भाई, डन। ध्यान देना भाई बहन, ये क्वेश्चंस एग्जाम में क्या होता है, ब्रदर सिस्टर के नाम पे क्वेश्चन देते हैं, वहां पे इमोशंस बाहर आया था, और इमोशन बाहर आते ही सर आपको पता है गलती के चांस हो जाते हैं, वो डिपेंडेंट होंगे तो ही रिलेटेड, ध्यान रखिएगा बेटा। ओके सर, अब बात आती है क्या, ये तो हो गया क्या हमारे जीएसटी के रिश्तेदार लोग, हाँ है ना भाई। अब ध्यान दीजिएगा, सिंस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी रिलेटेड पर्सन है, इसलिए यहां पे बोल दिया क्या, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, उसको सैलरी मिलता है, परक्विजिट्स मिलता है, तो वो सब क्या है सर, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल नंबर 3 पैरा 1। पर सर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट दिए तो वो सप्लाई के स्कोप में आएंगे, पर अगर वो गिफ्ट्स अप टू द वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। 50,000 से जो एक्सिड कर रहा है उस पर जीएसटी लगेगा बेटा। ओके एंड सर डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है,
सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन, सेम पैन नंबर पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके है तो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे वो दोनों पर्सन। जैसे विद इन द सेम स्टेट आपके मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है, उनका अगर आपने सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है तो एक प्लेस को अपने प्रिंसिपल प्लेस दिखा रखा होगा, बाकी प्लेसेस को अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रखा होगा, वो डिस्टिंक्ट पर्संस नहीं है। पर एक ब्रांच महाराष्ट्र में, एक ब्रांच गुजरात में है, दोनों का सेपरेट नंबर होगा ही होगा, क्योंकि हर स्टेट वाइज आपको नंबर अलग लेना पड़ेगा अगर वहां प्लेस ऑफ बिजनेस है तो ऐसे केस में वो डिस्टिंक्ट पर्सन है ही है। और हाँ, सेम स्टेट में मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और आप चाहे तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हो, और अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिया है डिफरेंट प्लेसेस ऑफ बिजनेस के लिए, तो वो भी आपस में क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। पर हाँ, दो अलग अलग स्टेट में ब्रांच है तो कंफर्म है अलग रजिस्ट्रेशन होगा ही होगा, वहां कोई चॉइस नहीं है बेटा। क्लियर, डन। अब सर स्टॉक ट्रांसफर या ब्रांच ट्रांसफर ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर दोनों का पेन नंबर सेम है, दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर जीएसटी में अलग अलग है तो वो क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन है। अपने स्टॉक ट्रांसफर ब्रांच ट्रांसफर किया तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। और सर अगर रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग नहीं है, विद इन द सेम स्टेट है और रजिस्ट्रेशन नंबर अलग नहीं है, तो ऐसे केस में ब्रांच ट्रांसफर या स्टॉक ट्रांसफर पे कोई सप्लाई नहीं होगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा बेटा। क्लियर, डन। मालिक आइए कुछ सर्कुलर्स दे के रिगार्डिंग डिस्टिंक्ट पर्सन। सबसे पहला, अगर आप एयरलाइन हो और एयरलाइंस कंपनी ने, मान लो दिल्ली में एक ब्रांच है और मुंबई में एक ब्रांच है, दिल्ली वाली ब्रांच को मुंबई ब्रांच ने कुछ एयरक्राफ्ट के इंजन पार्ट्स, कंपोनेंट्स या एक्सेसरीज वगैरह ट्रांसफर करी है, तो ऐसे केस में ये इंटरस्टेट ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द गुड्स हो गया, सप्लाई के स्कोप में आएगा, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन जीएसटी लगेगा। और हाँ, मुंबई ब्रांच ने जब ओरिजिनली वो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, कंपोनेंट्स, इंजन वगैरह खरीदे होंगे, उस पर जीएसटी पे किया होगा, उसका आईटीसी उसको मिल जाएगा, और जब वो डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर करेगा वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, उस पर जीएसटी लगेगा और वो आईटीसी को यूज करेगा बेटा। ओके, सेकंड बात, सर आपने मान लो दिल्ली, मुंबई से दिल्ली कोई गुड्स भेजने के लिए, अपनी ब्रांच में गुड्स भेजने के लिए कोई मोड ऑफ कन्वेंस यूज किया, ट्रक वगैरह यूज किए, सर कार वगैरह यूज किया अपने ऑफिस के स्टाफ को इधर से उधर भेजने के लिए, तो क्या वो मोड ऑफ कन्वेंस सप्लाई हो गया क्या? नहीं। जैसे ट्रक में आपने इंजन रख के सर इंजन भेजा है दिल्ली, तो सर वो ट्रक सप्लाई नहीं हुआ, इंजन सप्लाई हुआ है भाई। क्लियर। हाँ, आपने व्हीकल भी परमानेंटली भेज दिया होता, व्हीकल इट में बी एनी मोड ऑफ कन्वेंस, व्हीकल हो सकता है सर, वेसल हो सकता है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर मोड ऑफ कन्वेंस अगर आपने परमानेंटली भेजा हो तो सप्लाई होगा, पर वो केवल यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आ रहा, तो सर ऐसे केस में मोड ऑफ कन्वेंस को सप्लाई नहीं मानेंगे। क्लियर। हाँ, आपका मुंबई ब्रांच का ट्रक था जिसका रिपेयरिंग कर दिया दिल्ली ब्रांच ने, तो रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विसेज दी दिल्ली ब्रांच ने मुंबई ब्रांच को, उस पर जीएसटी जरूर लग जाएगा बेटा। क्लियर सर। फिर मालिक बात आती है क्या, मान लो मेरा एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग, बड़े बड़े प्लांट का हम रिपेयरिंग करते हैं, हमारे पास सर मशीन्स ऑन दी व्हील्स है, मतलब हमने ट्रक के अंदर ही मशीन्स वगैरह इंस्टॉल करी हुई है, सो दैट हम बड़े बड़े प्लांट के यहाँ पे लोकेशन पे जाके रिपेयरिंग कर सकते हैं। अब ऐसे केस में मेरे एक ब्रांच में अगर मैंने वो रिपेयरिंग वाली मशीन भेजी है, तो दैट इज जस्ट सेंडिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच विच इज नॉट फर्दर सप्लाई। तो सर अगर मैंने इंटरस्टेट मूवमेंट किया, रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन द व्हील्स लाइक क्रेन एटसेट्रा टू माय डिस्टिंक्ट पर्सन, इट इज नॉट लेवेबल टू जीएसटी, क्योंकि वो परमानेंटली नहीं भेजा है, टेम्पररी भेजा है। हाँ, उस पर अगर कोई कंज्यूमेबल है जो वहां जाने के बाद वापस नहीं आएंगे हमारे पास, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, अदरवाइज सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। क्लियर, डन। आइए पैरा नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम सर। अच्छा, हमने पैरा नंबर 2 पढ़ा, वापस बोलता था बेटा मैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस इज सप्लाई। पर अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिए अप टू द वैल्यू ऑफ ₹50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय, तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। ओके मालिक। सर सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, पैरा नंबर 3 में बोलता हूं बेटा, 2 पॉइंट है इसके अंदर। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट क्या गुड्स भेजा, वो केवल भेजा है, सेल नहीं किया, पर अगर वो एजेंट जब कस्टमर को गुड्स बेच रहा है, वो खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा है, मतलब ही इज इशूइंग द इनवॉइस ऑफ हिज ओन नेम टू द कस्टमर, तो ऐसे केस में एक तरह से कस्टमर को बेचा किसने, एजेंट ने। तो सर प्रिंसिपल के यहां से जब एजेंट के गुड्स आएगा तो मान लेंगे वो सप्लाई हो गया, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, और सप्लाई है तो जीएसटी लगा के बिल देगा प्रिंसिपल एजेंट को, जिसका क्रेडिट एजेंट लेगा, और एजेंट जब आगे बेचेगा तब उस क्रेडिट को यूज करेगा बेटा। क्लियर, डन। पर अगर if the agent is issuing the invoice to the customer in the name of principal only, अगर एजेंट प्रिंसिपल के नाम का ही बिल इश्यू कर रहा है, तो सर ऐसे केस में जब एजेंट कस्टमर को बेच रहा है तब मानते कि प्रिंसिपल ने डायरेक्ट कस्टमर को गुड्स बेचा है थ्रू एजेंट, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल टू एजेंट जब गुड्स आ रहा है वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा बेटा। क्लियर। तो सर खेल किसका है, बिल का है। अगर एजेंट बिल खुद के नाम का इश्यू कर रहा है टू द कस्टमर, तो प्रिंसिपल टू एजेंट जो आ रहा है वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, और अगर एजेंट
प्रिंसिपल के नाम का बिल इशू कर रहा है कस्टमर को, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल टू एजेंट सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। ओके मालिक सर, सेम वे वाइस वर्सा भी है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मतलब सर सपोज, सुना बात को ध्यान से, सपोज मैंने किसी एजेंट को अपॉइंट किया टू एज अ बाइंग एजेंट, मतलब मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए अपनी फैक्ट्री के अंदर, उस रॉ मटेरियल के लिए मैंने किसी एजेंट को ओपन कर दिया, उसकी परचेसिंग पावर बहुत जोरदार है। तो सर जब वो रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है मेरे बिहाफ पर, तब जो सप्लायर है वो बिल जो इश्यू कर रहा है वो अगर एजेंट के नाम का बिल इश्यू कर रहा है तो ऐसे केस में एजेंट जब गुड्स मेरे को भेजेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। ये मानेंगे थर्ड पार्टी से एजेंट ने खरीदा और एजेंट हमको बेच रहा है बेटा प्रिंसिपल को। ओके, तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। पर अगर वो थर्ड पर्सन ने जो सप्लाई किया था उसमें बिल पे जो कस्टमर का नाम था वो प्रिंसिपल का नाम ही लिखा, तो एजेंट के यहाँ से प्रिंसिपल के यहाँ जब गुड्स आएगा वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। क्लियर, डन, सारा खेल बिल का है। शायद बात समझ में आ गई बच्चा, है ना। और ध्यान रखिएगा आप सर, जब भी जो हमने ये पैरा पढ़ा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, जहां पे एजेंट अपने खुद के नाम का बिल इशू करा है टू द कस्टमर, तो ऐसे केस में इस एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सेक्शन नंबर 24 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है बेटा। ओके, क्लियर, डन। आइए मालिक, प्रिंसिपल एंड डेल क्रेडिट एजेंट, डेल क्रेडिट एजेंट का एक सर्कुलर इशू हुआ था, वो भी तुम्हें बताता था बेटा मैं। अच्छा, ये वाला सर्कुलर मैं आपके लिए ऑलरेडी कवर कर लिया मैंने। आइए बच्चों, डेल क्रेडिट एजेंट क्या होता है, डीसीए। डेल क्रेडिट एजेंट क्या करता है, अपने जो कस्टमर्स होते हैं, तो वो एजेंट अपने कस्टमर्स को कुछ वो क्रेडिट पीरियड अलाउ करता है, अ काइंड ऑफ लोन फैसिलिटी वो प्रोवाइड करता है सर, पर प्रिंसिपल का पेमेंट वो ऑन द स्पॉट कर देता है, प्रिंसिपल का पेमेंट उसका एश्योर्ड हो जाता है। इसकी वजह से सिंस प्रिंसिपल को पेमेंट जल्दी आ रहा है, पेमेंट उसका एश्योर्ड है, इसलिए इस तरह के कमीशन एजेंट को थोड़ा कमीशन एक्स्ट्रा मिलता है बेटा। तो सर कमीशन एक्स्ट्रा मिलता है, दैट इज नॉट अ कंसर्न ऑफ जीएसटी एज ऑफ नाउ। इस सर्कुलर का पॉइंट ये है कि ऐसे केस में जब वो डेल क्रेडिट एजेंट कस्टमर से, सर कस्टमर को लोन दे रहा है या कस्टमर को क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहा है, उसके लिए इंटरेस्ट जो चार्ज करता है कस्टमर से, क्या उस इंटरेस्ट को वैल्यू में इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, उस इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सिंपल सा आंसर है, क्या डीसीए सप्लायर के स्कोप में आ रहा है या डीसीए सप्लायर के स्कोप में नहीं आ रहा है। अब डीसीए सप्लायर के स्कोप में कब आएगा, जब डेल क्रेडिट एजेंट अगर खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है कस्टमर को, तो डीसीए इज द सप्लायर टू द कस्टमर। और आपने और मैंने वैल्यूएशन में पढ़ा हुआ है क्या, अगर सप्लायर अपने कस्टमर से कोई भी डिलेड पेमेंट के लिए इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट फी एटसेट्रा चार्ज करता है, तो वो वैल्यू का पार्ट बनता है, वैल्यू में इंक्लूड करते हैं। तो सर अगर डेल क्रेडिट एजेंट इज इशूइंग द इनवॉइस टू द कस्टमर इन हिज ओन नेम, तो ऐसे केस में जो भी इंटरेस्ट वो रिकवर कर रहा है अपने कस्टमर से, वो वैल्यू का पार्ट बनेगा और उस पर भी जीएसटी लगेगा। पर अगर डेल क्रेडिट एजेंट जब बिल इशू कर रहा है कस्टमर को, तो वो प्रिंसिपल के नाम का बिल इशू हो रहा है, तो प्रिंसिपल ने कस्टमर को गुड्स बेचा है, एजेंट ने कस्टमर को गुड्स नहीं बेचा है। अब डीसी ने क्या किया कि लोन दिया है कस्टमर को, और उस लोन के लिए इंटरेस्ट अगर रिसीव हुआ है, तो सर हमने मेगा एग्जाम्पशन लिस्ट में पढ़ा हुआ है कि लोन देने पर जो इंटरेस्ट रिसीव होता है उस पर जीएसटी एग्जम्प्टेड, जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर, डन। आइए बच्चों, सर नेक्स्ट सर्कुलर, नेक्स्ट पैरा नंबर 4 हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 मतलब विदाउट कंसिडरेशन अगर ट्रांजैक्शन है तो भी सप्लाई होगा, और सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। अगर आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी विदाउट कंसिडरेशन, देख भाई सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी में हमने पढ़ लिया क्या, netflix.com इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, भले बिजनेस के लिए हो या ना हो, दैट वाज फॉर अ कंसिडरेशन, नाउ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी तो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा। अगर इंपोर्ट करने वाला पर्सन जो था उसने सर्विसेज जो इंपोर्ट करी फ्रॉम हिज रिलेटेड पर्सन करी, या अदर एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया से सर्विसेज इंपोर्ट करी इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। और सप्लाई के स्कोप में आ गया तो लग गए क्या, जीएसटी। क्लियर। अच्छा, इंपोर्ट करने वाला पर्सन भले जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन from a related person or other establishment located outside India in the course or furtherance of business although without consideration, सप्लाई के स्कोप में आएगा। सप्लाई के स्कोप में आएगा तो जीएसटी लगेगा, और रेसिपिएंट जो होगा वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे टैक्स पे करेगा। देख लीजिए मैंने चार्ट फॉर्म में दे रखा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन है तो बात खत्म, हमेशा सप्लाई होगा भले इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। विदाउट कंसिडरेशन है, रिलेटेड पर्सन से है या अदर एस्टेब्लिशमेंट से है, प्लस इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, अदरवाइज सप्लाई के स्कोप में, अदर केसेस तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। क्लियर, डन। अच्छा ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पे रिलेटेड पर्सन जब होते हैं, सर इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, अगर आपका भाई, आप अगर आउट ऑफ इंडिया, आपका भाई आउट ऑफ इंडिया है जो एक लॉयर है, एक एडवोकेट है या कोई कंसल्टेंट है, और आप इंडिया के अंदर हो और आपने अपने बिजनेस के लिए कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी है,
भले वो विदाउट कंसिडरेशन है। बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा? भाई प्राइमा फेसी आंसर क्या था? हाँ हाँ सप्लाई के स्कोप में आएगा। नहीं आएगा क्योंकि वो भाई है, और भाई आपका रिलेटेड पर्सन तभी होता है जब आप पे डिपेंडेंट है। अब आपकी खुद की फैक्ट्री, आपका खुद का बिजनेस इंडिया में, और वो कंसल्टेंट आउट ऑफ इंडिया, वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है मेरे भाई। तो भाई जरूर है पर हमारा रिलेटेड पर्सन नहीं है, और रिलेटेड पर्सन नहीं है तो सर विदाउट कंसिडरेशन के केस में इंपोर्ट और सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? डन। ध्यान रखिएगा, गलती करते हैं बच्चे। आइए एक सर्कुलर दे रखा था कि सर आउट ऑफ इंडिया कोई कंपनी है, उसने इंडियन एफिलिएट को, आउट ऑफ इंडिया वाला जो एफिलिएट, ओवरसीज एफिलिएट था, उसने इंडियन एफिलिएट को कोई लोन दिया। लोन के लिए इंटरेस्ट चार्ज के, इंटरेस्ट पे कोई जीएसटी नहीं लगता, आपको और मेरे को पता है। पर सर प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस अगर लिए हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। पर सर नॉर्मली क्या होता है, जो फॉरेन एफिलिएट्स है वो अगर अपने ही इंडियन एफिलिएट से एफिलिएट को लोन दे रहे हैं तो दे डू नॉट चार्ज द प्रोसेसिंग फीस। क्यों? कि नॉर्मली प्रोसेसिंग फीस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों चार्ज करता है? सर ताकि उस एसएससी का स्टडी कर पाए लोन देने से पहले कि सर इसको लोन दिया, भाग तो नहीं जाएगा भाई, लोन डूब तो नहीं जाएगा। उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है, बैलेंस शीट चेक करता है, उसका बिजनेस चेक करता है कि हमारा इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। पर सर अगर हमारा ही फॉरेन एफिलिएट हमारे ही इंडियन एफिलिएट को लोन दे रहा है तो वहां पे तो उसको ऑलरेडी बैकग्राउंड पता है ना, वो कंपनी क्या है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता। वहां क्रेडिट वर्दीनेस के लिए उसको कोई प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं, इसलिए वहां कोई प्रोसेसिंग चार्जेस वो नॉर्मली नहीं लेते हैं। तो सर उसको कोई डिम्ड सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं बोलेंगे। उसमें भले ही वो दोनों पर्सन एक दूसरे की डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट है, पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन में कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई कंसिडरेशन की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती, इसलिए सर्कुलर ने इशू किया कि यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा अगर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं चार्ज किया तो। पर हाँ इन केस अगर फॉरेन एफिलिएट ने कोई प्रोसेसिंग फीस, एडमिन चार्जेस या लोन ग्रांटिंग चार्जेस एटसेट्रा चार्ज किए तो वो सब चार्जेबल टू जीएसटी होंगे, उस पर जीएसटी लगेगा। क्लियर? डन। कोई चार्ज नहीं किया तो टैक्स चार्ज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये जो सर्कुलर्स है, आपके पास जो बुक है हो सकता है उसमें जो लास्ट में मैंने एक समरी बुक के अंदर आपको चैप्टर दे रखा है लेटेस्ट सर्कुलर अंडर जीएसटी, वहां मिलेगा। पर मैंने क्या किया हुआ है, ये जो नई बुक है उसके अंदर रेस्पेक्टिव टॉपिक के बाद ही मैंने सर्कुलर इंसर्ट कर दिया है, तो आपने अभी पढ़ लिया, वहां से आप रिवाइज कर लीजिएगा, बुक आपके पास है ये बेटा। आइए बच्चों, सर ये हमने सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 पूरा पढ़ लिया है, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए, क्लोज नंबर AA AOPBOI वाला, क्लोज नंबर B इंपोर्ट ऑफ सर्विस नेटफ्लिक्स वाला फॉर कंसिडरेशन, क्लोज नंबर C विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1। क्लियर? अब सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A आया, वो बोलता है क्या अगर कोई ट्रांजैक्शन ऑलरेडी सप्लाई है इस पर सबसेक्शन नंबर 1 और वहां डिस्प्यूट है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, उसके लिए शेड्यूल नंबर 2 आया। और शेड्यूल 2 बोलता है क्या, आप देख लीजिए ये जहां पे डिस्प्यूटेड मैटर थे वहां पे हमने क्लैरिफाई कर दिया है। पर हाँ सर यहां मैंने अपनी लैंग्वेज में भी लिखा है कि शेड्यूल 2 में वही ट्रांजैक्शंस आएंगे जो ऑलरेडी सप्लाई है इस पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1। ओके मालिक? आइए शेड्यूल 2 फर्स्ट रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ गुड्स। अरे गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफर किया, टाइटल ट्रांसफर किया तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। पर सर अगर मैंने गुड्स का राइट इन यूज दिया है, राइट इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर्स इन द गुड्स, तो सर ऐसे केस में जैसे रेंटिंग और मशीनरी वगैरह तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। और हाँ सर इसका एग्जांपल हो गया क्या, ऑपरेटिंग लीज वगैरह बेटा। सेम वे राइट टू यूज अगर ट्रांसफर किया है, राइट टू यूज मतलब किसी गुड्स का इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन ट्रांसफर कर दिया, जैसे फाइनेंस लीज अगर आपने दिया है तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस ही है। ध्यान दीजिएगा बेटा, राइट इन यूज या राइट टू यूज या अनडिवाइडेड शेयर्स गुड्स के राइट्स आपने ट्रांसफर कर दिए यूज करने के, या गुड्स ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन यूज, राइट्स इन गुड्स। सर ध्यान देना इस पे बहुत डिटेल में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं, दोनों ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। पहले ऑपरेटिंग लीज को सप्लाई ऑफ सर्विस मानते थे और फाइनेंस लीज को सप्लाई ऑफ गुड्स मानते थे बिफोर जीएसटी, इसलिए यहां शेड्यूल 2 में लिख दिया कि दोनों ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब आपको इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन ऑफ द गुड्स ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, राइट टू यूज ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया है, सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जांपल देता हूं फाइनेंस लीज का, अगर आपने किसी गुड्स को, मशीन को फाइनेंस लीज पे दिया है तो हर महीने लीज अमाउंट आ रहा है सपोज रुपीज 1 लाख, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड यू हैव द ऑप्शन, लीजिए इस ऑप्शन की 5 लाख रुपए पे करे और गुड्स का ओनरशिप ले, तो 5 लाख का ऑप्शन है उसके पास। अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो 5 लाख का जो ट्रांजैक्शन होगा वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, बाकी हर महीने जो फाइनेंस लीज का पेमेंट कर रहा है 1 लाख रुपए वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ओके मालिक? चलिए सर अब ध्यान देना बेटा, गुड्स में राइट इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर्स इन गुड्स ट्रांसफर किया है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, राइट टू यूज ट्रांसफर किया वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। आपको बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सर फिर कोई गुड्स आपने हायर परचेज पे लिया है, इंस्टॉलमेंट बेस पे लिया जहां पे ओनरशिप शैल पास ऑन अ फ्यूचर डेट, कंफर्म है सारी ईएमआई पे करी तो ओनरशिप ट्रांसफर होना ही होना है, तो ऐसे केस में वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। हर ईएमआई जो पे हो रहा है हायर परचेज में वो सब सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आएगा। आइए बच्चों
अच्छा, फाइनेंशियल लीज में ये कंफर्म नहीं होता कि ओनरशिप आएगा ही आएगा, लास्ट में चॉइस होती है लेजी की ओनरशिप लेना है कि नहीं लेना है, इसलिए लास्ट वाला ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, बाकी सारे लीज पेमेंट सप्लाई ऑफ सर्विस होती है बेटा। ओके, पर यहाँ पे हर इंस्टॉलमेंट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग, सर आपने लीज पे दिया है, टेनेंसी दिया है, ईजमेंट राइट्स दिए, टेनेंसी राइट्स लिया है, टेनेंसी प्रीमियम पे किया है, सर ये सब क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएंगे, और सर सप्लाई ऑफ सर्विस तो जीएसटी लगेगा। आइए सर, किसी और की गुड्स पे आपने कोई प्रोसेस किया, कोई ट्रीटमेंट किया, जैसे जॉब वर्क सर्विसेज हो गई, सब सप्लाई ऑफ सर्विस है, रिपेयरिंग सर्विस होगी सप्लाई ऑफ सर्विस। सर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, फर्स्ट अगर आपने बिजनेस के असेट्स को ट्रांसफर कर दिया ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज कैरिंग ऑन द बिजनेस, तो सर ध्यान दीजिएगा, भले वो फॉर अ कंसिडरेशन हो, विदाउट कंसिडरेशन हो, अगर वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, देख सप्लाई है कि नहीं है इस पर सेक्शन में 7 सबसेक्शन 1 देख लेना, अगर सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। सेकंड, अगर आपने बिजनेस के असेट्स किसी को पर्सनल यूज करने के लिए दे दिए, प्राइवेट यूज करने के लिए दे दिए, अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, जैसे डायरेक्टर को बिजनेस की कार दी उसके पर्सनल यूज करने के लिए, तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। एंड सर अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो एंड व्हेन यू सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन आप क्या कराते हो, कैंसिल कराते हो, तो ऐसे केस में जितने भी असेट्स आपको दिख रहे हैं जिनके परचेज पे आपने आईटीसी लिया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, वो सारे एसेट मान लेंगे आपने खुद नहीं खुद को सप्लाई कर दिया, वो सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आएंगे। पर हाँ, इसके 2 एक्सेप्शन है। फर्स्ट, अगर आपका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है या बिजनेस आपने ट्रांसफर किया एज ए गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, या फिर आपका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है बाय योर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, आपके लीगल हायर बिजनेस को कंटिन्यू करे एज ए गोइंग कंसर्न, तो ठीक है ना यार, वहां रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरे पर्सन का, जो पहले वाला पर्सन था उसका कैंसिल होगा, नया रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जो बिजनेस कंटिन्यू करेगा उसका, गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं हो रहा है। पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होके किसी को बिजनेस ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में सारे असेट्स मान लेंगे आपने खुद नहीं खुद को सप्लाई कर दिए थे, अगर उन गुड्स के असेट्स परचेज पर आपने आईटीसी लिया था तो। ओके मालिक, चलिए सर फिर क्या पैरा नंबर 5, यहाँ पे 6 पॉइंट दे रखे रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये सर्विस टैक्स में डिक्लेयर्ड सर्विसेज हुआ करती थी। फर्स्ट है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, भले उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपने इफेक्टिव कंट्रोल और पोजीशन ट्रांसफर किया है नहीं किया, रेंट पे अगर प्रॉपर्टी दिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। फिर सर बिल्डर, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ, आपने कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, प्योर लेबर वाला, देख मटेरियल प्लस लेबर दोनों अगर है तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में आता, आगे हम पढ़ेंगे बेटा। आपकी लैंड है, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया कि सर यह बिल्डिंग बना, केवल लेबर तेरा होगा, मटेरियल जो होगा मेरे को बोल देना मैं ले आऊंगा, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ। फिर है क्या, कोमा, इस कोमा की वजह से पीछे वाला पार्ट एक सेपरेट पार्ट बन जाता है, पार्ट नंबर 2 बन जाता है बच्चा। ये क्लियर, इसका पार्ट 1 से कोई लेना देना नहीं होता है, ये पार्ट 1 इतना हो गया है। ये पार्ट 1 सिंपली मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, सिविल स्ट्रक्चर बनाया है, उसका कोई पार्ट बनाया है फॉर अ कंसिडरेशन, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, बात खत्म, सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर। अब पार्ट 2, बिल्डर क्या कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एक बिल्डिंग बना रहा है, विच इज इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर होली और पार्टली। सर मैंने 100 फ्लैट बनाए पर उसमें से 30 फ्लैट्स बुक नहीं हुए, नो कंसिडरेशन इज रिसीव्ड टिल ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। तो सर 30 फ्लैट सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में नहीं आएंगे, मतलब जब तक कि मेरे को उस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव नहीं हुआ है फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या फर्स्ट ऑक्यूपेशन नहीं हुआ उस बिल्डिंग के अंदर व्हिचएवर इज अर्लियर, तो सर तब तक जितने फ्लैट बिक गए, बुक हो गए, इवन अ सिंगल रुपीज रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट टू दोस फ्लैट्स या दोस ऑफिसेज, तो सप्लाई के स्कोप में आ जाएंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। पर उसके बाद अगर कोई पैसा रिसीव हुआ है, कोई फ्लैट बुक हुआ है, सॉरी सर, तो उन फ्लैट्स पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, वो सेल ऑफ इम्यूल प्रॉपर्टी कहलाएगा बेटा। सपोज 70 फ्लैट, सर 100 फ्लैट की कोई बिल्डिंग बन रही थी, उसमें से 70 फ्लैट बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, और सर 30 फ्लैट्स के लिए कोई बुकिंग नहीं है, कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुआ टिल द ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन, तो ऐसे केस में सर वो 30 फ्लैट्स जब बाद में बिकेंगे तो दैट इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो शेड्यूल 3 के हिसाब से नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है। पर अगर 70 फ्लैट जो थे बेटा, उनके लिए अगर 1-1 रुपया भी रिसीव हो गया, भले फ्लैट की वैल्यू 1 करोड़ थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन अ सिंगल रुपीज रिसीव, तो वो पूरा का पूरा फ्लैट सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आ जाएगा और उस पर पूरे पे जीएसटी लगेगा। हाँ, जीएसटी कब पे करना है गवर्नमेंट को, एज पर टाइम ऑफ सप्लाई, जैसे कंसिडरेशन आएगा वैसे उसे टैक्स पे करना है टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग बेटा, पर लगेगा पूरे फ्लैट की वैल्यू पे जीएसटी बेटा। हाँ है ना भाई, जिसका मैंने एग्जांपल यहां दे रखा है। सर 1 करोड़ का फ्लैट था बेटा, कंसिडरेशन रिसीव्ड बिफोर कंप्लीशन 50 लाख रिसीव हुआ, सेकंड इंस्टॉलमेंट 25 लाख का रिसीव हुआ, थर्ड इंस्टॉलमेंट 25 लाख का रिसीव हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरे 1 CR पे जीएसटी लगेगा। हाँ 50 लाख पे पहले लगेगा, फिर 25 लगेगा, फिर 25 लगेगा, पर लगेगा पूरे 1 CR पे। 1 रुपया रिसीव हुआ, बाकी 99,99,999 बाद में रिसीव हुआ, तो भी सिंगल रुपी भी रिसीव हो गया, मतलब फ्लैट बुक हो गया,
फ्लैट की वैल्यू 1 CR है, 1 CR इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सर नो कंसिडरेशन रिसीव्ड बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। सर और पूरा पैसा बाद में रिसीव हुआ तो इट इज नॉट टैक्सेबल एज पर शेड्यूल नंबर 3, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। याद है सर, मैंने मंगल टावर बनाया, उसमें आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी, इनके फ्लैट ज्यादा है बेटा, बुक कराया था मैंने। हाँ है ना भाई, इच्छा है जागृत हो रही बेटा, है ना फ्लैट बुक कराने की। तो मालिक वो जो फ्लैट बुक हुए वो सब सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएंगे। हाँ है ना मालिक। अच्छा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? अगर आपके लोकल और म्युनिसिपल लॉ में ये लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है टू इश्यू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट ही सर कंप्लीशन सर्टिफिकेट माना जाएगा। पर अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉ में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो इन तीन में से किसी भी एक का सर्टिफिकेट लेना। आर्किटेक्ट, चार्टर्ड इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बेटा, एंड लाइसेंस सर्वेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, सर इनका सर्टिफिकेट विल बी वैलिड सर्टिफिकेट और उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मानेंगे। उसके बाद जो फ्लैट बिकेंगे उस पर जीएसटी नहीं है, उससे पहले जो फ्लैट बुक हो गए उस पर जीएसटी लगेगा बेटा। मैंने एग्जांपल फ्लैट का लिया, इट में भी कमर्शियल ऑफिसेज आल्सो बेटा, ओके, मॉल वगैरह में होते हैं ना बेटा वैसे। आइए बच्चों, सर आईपीआर, सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट एटसेट्रा, इसको टेम्पररी ट्रांसफर किया, परमिटिंग द यूज ऑफ आईपीआर दिया, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। सर कोई सॉफ्टवेयर मैंने आपके लिए बनाया है, एंड यूजर लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर बेटा, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बेटा, डिजाइन किया, डेवलप किया, एनहांस किया, अपग्रेड किया, इंप्लीमेंट किया, सप्लाई ऑफ सर्विस है। ध्यान रखिएगा, रेडीमेड सॉफ्टवेयर जैसे टैली हो गया, ऑरेकल हो गया, रेडीमेड सॉफ्टवेयर अगर आप बेचते हो तो दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। सर कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे हैं, नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ है ना भाई, और उस पर जीएसटी लगेगा। पर ध्यान दीजिएगा, एक सर्कुलर हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 8 के एंड में, लिक्विडेटेड डैमेजेस या फाइन और पेनल्टी अगर चार्ज होती है कुछ काम को नहीं करने के लिए या गलत काम करने के लिए, तो वो सप्लाई ही नहीं है, वो फीस नहीं है, वो कंसिडरेशन ही नहीं है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस की बात आती नहीं। पर नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट्स वगैरह सब सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएंगे। आगे वो सर्कुलर आएगा तब और बात कर लेंगे बच्चों। राइट टू यूज एनी गुड्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, आपकी लैंड है, आपने मुझे बोला मंगल बिल्डिंग बना, मटेरियल भी तेरा, लेबर भी तेरा, पैसा बोल, मैंने कहा 100 crore CR, आपने बोला डन। तो सर उस 100 करोड़ में मटेरियल भी मेरा है, लेबर भी मेरा है, भले वो बिल्डिंग का नया कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, रिपेयर रिनोवेशन कर रहा हूं, सर दैट इज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर है दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, इट्स अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। सर फिर सर रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज, पिज्जा खाया है भाई, पानी पूरी खाई है, ऑल दीज आर सप्लाई ऑफ सर्विस, ऑल दो खाया गुड्स है बेटा, पर कुकिंग इज मेन सर्विस, इसलिए उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है बच्चों। फिर अब आता है क्या, टेनेंसी प्रीमियम के लिए सर्कुलर, बच्चों ध्यान दीजिएगा, शेड्यूल 2 खत्म हो गया है, पर हाँ एक दो बातें और। सर टेनेंसी राइट्स, यहाँ पे कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि टेनेंसी प्रीमियम जो होता है, जैसे मान लो कोई 10 साल से मैंने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है, तो सर क्या होता है, जब ऑनर मुझे बोलता है कि भाई तू प्रॉपर्टी खाली कर, मैं बोलता हूँ तू 10 लाख रुपए देगा तो प्रॉपर्टी खाली करूंगा मैं, उसी की प्रॉपर्टी उसी को देने के लिए 10 लाख रुपए मांग रहा हूं, दैट इज अ टेनेंसी प्रीमियम, क्योंकि उस प्रॉपर्टी की मैंने वैल्यू क्रिएट कर दी है। तो ऐसे वैसे ये इलीगल एक्टिविटी हो गया, कई सारे स्टेट में लॉ बन गए हैं, ऐसा नहीं कर सकते, पर हाँ अगर ऐसा हुआ है तो 10 लाख इज सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर जीएसटी लगता है। अब ऑल्दो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगता हो, रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता हो, वी डोंट केयर, अदर लॉ में कोई भी टैक्स लगता हो, वी डोंट केयर, सप्लाई ऑफ सर्विस से जीएसटी लगेगा। अब दूसरी बात, सर टेनेंसी प्रीमियम, ध्यान रखिएगा, टेनेंसी प्रीमियम कौन चार्ज कर रहा है, मैं यहां लिखता हूं आपके लिए, अगर टेनेंसी प्रीमियम चार्ज कर रहा है कौन, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, या चार्ज कर रहा है कौन, आउटगोइंग टेनेंट। अगर ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज कर रहा है तो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, आउटगोइंग टेनेंट चार्ज कर रहा है तो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब ध्यान रखना, वो प्रॉपर्टी भले कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, रेसिडेंट कोई भी हो, सर आउटगोइंग टेनेंट अगर चार्ज करा तो हमेशा क्या है, टैक्सेबल। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज कर रहा है, भले कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, हमेशा क्या है, टैक्सेबल। पर ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया किससे, इनकमिंग टेनेंट से, किसके लिए, घर के लिए, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए, किसके लिए मालिक, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए, घर के लिए। सर किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो आपको याद है सर घर किराए पे दिया है टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, तो ऐसे केस में जीएसटी एग्जम्प्ट होता है। तो केवल और केवल एक केस में एग्जम्पशन मिलता है टेनेंसी प्रीमियम को, कब, व्हेन ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज चार्जिंग फ्रॉम इनकमिंग टेनेंट हु इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी इन रेस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, अदरवाइज हर केस में जीएसटी लगेगा। आउटगोइंग टेनेंट ने अगर चार्ज किया होता, भले घर के लिए चार्ज किया तो भी जीएसटी लगता है बेटा, ओके डन।
आइए बच्चों, सर अगर आपने कोई गुड्स लीज पे ली तो आपने, और मैंने पढ़ लिया लीज पे कोई गुड्स लेते तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, तो वही गुड्स अगर आपने आउट ऑफ इंडिया से मंगाई होती दैट इज अगेन सप्लाई ऑफ सर्विस, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। और कस्टम्स के अंदर स्पेसिफिक नोटिफिकेशन देके उसके इंपोर्ट पे कस्टम्स एग्जाम किया हुआ है, क्योंकि लीज पे मंगाया मतलब टेम्पररी इंपोर्ट किया है, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम लगता है, पर ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, इस पे कस्टम नहीं लगेगा, इस पे आईजीएसटी लगेगा, केवल इंपोर्ट ऑफ सर्विस के रेस्पेक्ट में बेटा। आइए सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर उसमें दो क्लोज है, क्लोज नंबर ए और क्लोज नंबर बी। क्लोज नंबर ए बोलता है वो सारे ट्रांजैक्शन जो कहां कवर है, शेड्यूल नंबर 3 में कवर है, आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। फर्स्ट है सर क्या, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय फॉर हिज एम्प्लॉयर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। तो सर ऐसे केस में सर इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय उसने जो काम किया उसके लिए जो उसको सैलरी मिल रहा है, जिसपे उसका टीडीएस जो कट रहा है, सेक्शन में 192 का टीडीएस कट रहा है, तो ऐसे केस में इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा सर, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो और इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय आपको कोई रेम्युनरेशन मिला है जिसपे टीडीएस 192 सेक्शन का कटा है, उस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर आप डायरेक्टर और इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर कोई फीस मिल रहा है जिसपे 194 जे का टीडीएस कट रहा है, प्रोफेशनल फी है, इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर फीस है, उस पे जीएसटी लगेगा। और खास बात वहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, और डायरेक्टर की फीस जो कंपनी पे करती है उस पे कंपनी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी। ओके सर, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह हो गए बेटा। एंड सर परक्विजिट्स, ये सब सर्कुलर से बच्चों, परक्विजिट्स जो एम्प्लॉय को मिलते हैं दैट इज a part and parcel of salary only, that is for his employment और in the capacity of employment जो भी पैसा मिलता हो, that is neither supply of goods nor supply of service, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा एक और सर्कुलर था कि मान लो सर कोई फॉरेन कंपनी है, उसका सब्सिडरी इंडिया में है, अब इंडियन सब्सिडरी के आप एम्प्लॉय हो और आपको इंडियन सब्सिडरी ने वो फॉरेन कंपनी से ईसॉप दिलवाया बेटा, जो होल्डिंग कंपनी उसके ईसॉप, ईएसपीपी या रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स आपको प्रोवाइड की गई है, तो ऐसे केस में सर आपको क्यों दिए भाई, क्योंकि आप एम्प्लॉय हो, आप काम कर रहे हो एम्प्लॉयर के लिए, तो एक तरह से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी कंसिडरेशन दिया है। क्यों, क्योंकि उसने एज एन एम्प्लॉय काम किया है इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड थिंग, अब डोमेस्टिक कंपनी जो थी इंडियन सब्सिडरी कंपनी, वो फॉरेन कंपनी को पैसा देगी क्योंकि उसके शेयर्स मिले इंडियन कंपनी के एम्प्लॉय को तो आपको पता है रीइंबर्समेंट बाय डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी किसके लिए, शेयर्स के लिए, तो सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ सिक्योरिटीज इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस, उस पर कोई जीएसटी की बात नहीं आती है। हाँ, अगर उस फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी से कोई मार्किंग चार्ज लिया होता है, एडिशनल फी लिया होता है, मार्कअप लिया होता है, कमीशन लिया होता है फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स टू देयर डोमेस्टिक कंपनीज एम्प्लॉइज, तो ऐसे केस में वो मार्कअप या कमीशन, वो चार्जेस पे जीएसटी लग जाएगा, जिस पे डोमेस्टिक कंपनी जो होल्डिंग कंपनी को, आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी को जो चार्जेस पे करिए उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में होल्डिंग जो डोमेस्टिक कंपनी वो टैक्स पे करेगा। क्लियर, कोई खास बात नहीं। नॉन कॉम्पिट फी, मान लो कोई आउटगोइंग एम्प्लॉई है बेटा जो एम्प्लॉयमेंट छोड़ रहा है, उसको हमने बोला भाई हमारे सॉफ्टवेयर कंपनी है, हमारे सारे राज तू जानता है, ये किसी और के साथ तू डिस्क्लोज नहीं करेगा अगले 5 साल तक, उसके तू 1 करोड़ रुपए रख, तो 1 करोड़ जो दिया एक तरह से नॉन कॉम्पिट फी है, उस पर कोई जीएसटी नहीं उस पर जीएसटी लगेगा। क्यों, क्योंकि दैट इज नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, वो तो एम्प्लॉयमेंट छोड़ चुका बेटा अभी। क्लियर, जीएसटी लगेगा उस पे बेटा। आइए सर नेक्स्ट क्या, एनी सर्विस प्रोवाइड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, और कोर्ट में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सब आते हैं बेटा। और एक सर्कुलर इशू करके बोलता है क्या, कंज्यूमर कोर्ट जो होता है जिसको टेक्निकली बोलते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्यूसल कमीशन, वो टेक्निकली कोर्ट की तरह ही काम करता है, सारे पावर सारे फंक्शन उसके कोर्ट के ये, इसलिए जो उन्होंने फीस चार्ज किया है फॉर डीलिंग एनी केस उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। आइए नेक्स्ट क्या, देश के नेता लोग, तो सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, एमपी, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, पार्षद वगैरह जितने भी लोग ये काम करते हैं, इनको जो ऑनरेरियम मिलता है जिसको प्यार से हम लोग सैलरी बोलते हैं, दैट इज नॉट सैलरी, दैट इज ऑनरेरियम, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर नेक्स्ट क्या, भारतीय संविधान ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी बॉडी बनाई है, उसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आप चेयरमैन हो, आप मेंबर हो, आपको कोई फीस मिल रहा हो उस कैपेसिटी में, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने कोई बॉडी बनाई है, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमआई, सर उसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी है एज ए डायरेक्टर, एज ए द प्रेसिडेंट, द सेंट्रल काउंसिल मेंबर एटसेट्रा, और उस कैपेसिटी में अगर आपको कोई रेम्युनरेशन मिल रहा है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ सर, ऑल्दो इनको फीस नहीं मिलता है अलग बात है बेटा, पर अगर उस कैपेसिटी में कोई फीस मिले तो उस पर जीएसटी लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए सीए अर्पित जी काबरा, वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट डायनेमिक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मुंबई, सेंट्रल काउंसिल मेंबर है बेटा अभी हमारे सीए इंस्टीट्यूट के, इन्होंने एज अ सीसीएम इनको कोई रेम्युनरेशन मिल रहा तो जीएसटी नहीं लगेगा, पर इन्होंने किसी कंपनी की ऑडिट करी तो ऑडिट फीस पे जीएसटी लगेगा ना यार। तो यहां जो मैं बात कर रहा हूं वो
इनकी नेता की कैपेसिटी में जो इनको फीस मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, उस पोस्ट की वजह से उस पर जीएसटी नहीं है। बाकी इनकी पर्सनल कैपेसिटी में कोई काम करेंगे तो उस पर जीएसटी लगेगा। आइए सर, अंतिम सेवा, सर जाने वाले से कौन टैक्स ले सकता है भाई? तो सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चुरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज, नो जीएसटी विल बी चार्ज। ध्यान दीजिएगा बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज पे भी जीएसटी नहीं है। अच्छा, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस सर अगर आप कोई पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन करे वो मरा थोड़े बेटा है, पर सर एम्बुलेंस सर्विस पे जीएसटी आगे एग्जाम किया है मेगा एग्जाम लिस्ट में, पर मरने के बाद अगर ट्रांसपोर्टेशन किया तो वो यहाँ पे कवर है, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई सर्विस, मतलब एम्बुलेंस सर्विस पे जीएसटी नहीं है सर। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी नो जीएसटी बेटा, ओके सर, मतलब ध्यान रखना, ओला उबर पे जीएसटी है, एम्बुलेंस चार्जेस पे जीएसटी नहीं है। यू कैन प्लान योर टैक्स अकॉर्डिंगली, ठीक है, यू कैन ट्रैवल सर ओ भाई ध्यान दे सर। सेल ऑफ लैंड सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट वो 70 फ्लैट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन बुक हो गए थे, जो पैरा नंबर 5 क्लोज बी ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ दी सीजीएसटी एक्ट में कवर है, उनको छोड़ दीजिए सर। वो 70 फ्लैट जो अंडर कंस्ट्रक्शन बुक हो गए, उसके अलावा कोई भी सेल ऑफ बिल्डिंग कर रहे हो, बिल्डिंग का पार्ट सेल कर रहे हो, लैंड बेच रहे हो, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। एक समरी के लिए मैंने दिया, रेंट पे, लीज पे, लाइसेंस भी दिया, लैंड बिल्डिंग सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बुक किया है सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। आफ्टर कंस्ट्रक्शन आपने लैंड, आपने बिल्डिंग या लैंड बेचा तो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा, एक सर्कुलर, आपने कोई लैंड खरीदी फिर वो एकदम रॉ लैंड थी, उस पर जंगली घास वगैरह सब कुछ, ग्रास और सब पौधे वगैरह उगे हुए थे, आपने बिल्कुल उस लैंड को साफ कर दिया, एकदम सफाई कर दी, एकदम मस्त कर दिया, लैंड का डेवलपमेंट कर दिया, बाउंड्री वॉल बना दिया आपने, उसके बाद लैंड को बेचा आपने, तो क्या बेचा है भाई? लैंड ही तो बेचा है। तो आफ्टर सम डेवलपमेंट अगर आपने लैंड को बेचा है तो वो भी लैंड है बेटा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है। पर हाँ, जिसने उस लैंड का डेवलपमेंट किया होगा, उसने जो डेवलपमेंट चार्जेस लिए, उस डेवलपमेंट चार्ज पे जीएसटी जरूर लग जाएगा, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, चलिए आइए सर, सिंस गुड्स इंक्लूड्स एक्सटर्नल क्लेम, इसलिए यहां पे लिख दिया पैरा नंबर 6 में कि एक्सटर्नल क्लेम्स आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम। जुआ खेलोगे तो जीएसटी देना पड़ेगा भाई। स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम में क्या कवर होता है? बैटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये सब सप्लाई के स्कोप में आएंगे, ये सब जीएसटी के स्कोप में आएंगे, इन सब पे जीएसटी लगेगा सर। 28% द रेट ऑफ टैक्स। पर हाँ, मैं आपको बताता हूं, जनवरी में अगर आपके एग्जाम्स है तो रेट ऑफ टैक्स इज 28%, पर नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मई 26 एंड ऑनवर्ड्स अगर आपके एग्जाम्स होंगे तो यही 40% रेट ऑफ टैक्स हो चुका है जिसपे जीएसटी लगेगा 40% के हिसाब से बचा, ठीक है। आइए सर, एक्सटर्नल क्लेम्स आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम। एक एग्जांपल, एक्सटर्नल क्लेम का एग्जांपल क्या होगा? जैसे कोई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने किसी बैंक के नॉन परफॉर्मिंग असेट्स परचेज कर लिए, 100 करोड़ का पोर्टफोलियो परचेज किया 7 करोड़ में, तो 7 करोड़ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि उसने एक्सटर्नल क्लेम्स परचेज किए। ये एग्जांपल मैंने यहां दे रखा आपको। आइए बच्चों, पैरा नंबर 7, सर आपने जापान से गुड्स खरीदा, चाइना बेच दिया विदाउट ब्रिंगिंग द गुड्स इन इंडिया एट ऑल, या जापान से खरीदा, जापान ही बेच दिया भाई, तो इंडिया में जीएसटी की बात नहीं आएगी, इट्स नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर आपने गुड्स इंपोर्ट किया, कस्टम बोर्डेड वेयरहाउस में गुड्स रखवाया, और कस्टम बोर्डेड वेयरहाउस से गुड्स को क्लियर कराने से पहले ही आपने किसी को बेच दिया, तो अगेन इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। वहां से कस्टम बोर्डेड वेयरहाउस से जब गुड्स बाहर निकलेगा, जब होम कंजम्पशन के लिए जाएगा, तो जो पर्सन गुड्स को क्लियर कराएगा उस टाइम पे आईजीएसटी लग जाएगा। पर सर वेयरहाउस के अंदर ही आपने किसी को बेचा तो इस पे कोई आईजीएसटी नहीं लगाने का, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा, यहाँ पे क्लोज नंबर 8 डबल है और इंसर्ट हुआ है मई 26 या उसके बाद अगर आपके एग्जाम से, तो सुन लीजिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में या फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन में आपने कोई गुड्स विद इन द जोन इटसेल्फ बेचा है, तो इट इज अगेन नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। हम पढ़ेंगे अब मई 26 से, उसके बाद अगर आपके एग्जाम से, तो अमेंडमेंट लेक्चर में पढ़ लेंगे बेटा इसको हम। आइए, 8 भी बोलता है क्या सर? हाई सी सेल, हाई सी मतलब कोई गुड्स इंडिया में आ रहा है और आने से पहले ही बाय ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स आपने गुड्स को बेच दिया है बिफोर ब्रिंगिंग द गुड्स इन इंडिया एट ऑल, तो ऐसे केस में इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि जब वो गुड्स इंडिया में आएगा तब कस्टम लगेगा, कस्टम के साथ में आईजीएसटी उस टाइम पे वैसे भी लग जाएगा बच्चों। ओके सर, नेक्स्ट क्या? अपॉर्चुनिटी ऑफ द को इंश्योरेंस प्रीमियम। मान लो 2 इंश्योरेंस कंपनी ने मिलकर एक कॉमन इंश्योरेंस किया है जिसमें एक लीड इंश्योरेंस था, एक को इंश्योरेंस था। अब वहां पे जो इंश्योर्ड पर्सन, उसे सपोज 10 सीआर का प्रीमियम लिया, उस 10 सीआर पर पूरे पे लीड इंश्योरेंस ने ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया। अब उस 10 सीआर में से मान लो 40%, 4 करोड़ किसका अपॉर्चुनिट है? सर जो को इंश्योर था उसका 4 करोड़ इज द शेयर, तो ऑलरेडी 10 करोड़ पे जीएसटी लीड इंश्योर ने पे कर दिया, तो 4 करोड़ पे अगेन जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। जो अपॉर्चुनिट किया है को इंश्योर को, उस पर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। नाउ सेम वे सर, अगर मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उसने री इंश्योरेंस कराया साहब, सपोज बजाज अलायंस जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसने एचडीएफसी अर्गो से री इंश्योरेंस कराया। अब सर ये मान लो इंश्योर्ड पर्सन है बेटा,
इससे प्रीमियम लिया कितना 10 सीआर। अब 10 सीआर जो प्रीमियम लिया है इसने क्या किया, आगे री इंश्योरेंस करा दिया एचडीएफसी अर्गो से। अब ऐसे केस में सर एचडीएफसी अर्गो ने जो इंश्योरेंस का प्रीमियम चार्ज किया होगा किससे, इस इंश्योरेंस कंपनी से सर, उस पे सपोज 8 करोड़ रुपए चार्ज किया, तो 8 करोड़ पे इसने पूरा जीएसटी पे कर दिया, है ना भाई। अब ये जो मेन इंश्योरेंस कंपनी थी वो बोलती भाई मैंने तेरे को बिजनेस दिया है, मेरा कमीशन का है, तो सीडिंग कमीशन या री इंश्योरेंस कमीशन जो ये मेन इंश्योरेंस कंपनी लेगी, है ना भाई, वो था सपोज 1 सीआर का, तो बोलता है क्या तेरा 8 करोड़ का प्रीमियम था, उसमें से मैं 1 करोड़ रुपए काट के तेरे को रिमेनिंग 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर करूंगा। तो सर ऐसे केस में ऑल्दो सर री इंश्योरेंस कंपनी को 7 सीआर ही मिला है, पर इसका ग्रॉस प्रीमियम कितना था बेटा 8 सीआर था, और अगर इसने पूरे 8 करोड़ पे जीएसटी पे कर दिया तो जो 1 सीआर इस इंश्योरेंस कंपनी ने चार्ज किया है एज अ सीडिंग कमीशन या री इंश्योरेंस कमीशन, उस 1 सीआर पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 8 सीआर इंक्लूडिंग दैट कमीशन का अमाउंट पे जीएसटी ऑलरेडी पे हो चुका है। क्लियर, डन। ये पैरा नंबर 10 था, इसी के साथ शेड्यूल नंबर 3 खत्म होता है। अब आइए सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2 क्लॉज नंबर बी हम वापस पढ़ दें। ये बोलता है क्या, गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट अगर एज अ पब्लिक अथॉरिटी कोई काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, तो उन एक्टिविटी को नोटिफाई करके बता सकती है कि इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई सर्विस। 8% दो एक्टिविटी नोटिफाइड है। फर्स्ट, अगर कोई काम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी कर रहा है, वो काम जो आर्टिकल नंबर 243W में या 243G में कवर है, तो ऐसे केस में उस काम के लिए जो भी कंसिडरेशन चार्ज किया, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर एल्कोहल लिकर सर्व करने का लाइसेंस दिया, लिकर सर्व करने का लाइसेंस, दारू की दुकान को या रेस्टोरेंट वगैरह को लिकर सर्व करने का लाइसेंस दिया, लाइसेंस फी जो लिया उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और हाँ, ये सर्कुलर बोलता है क्या, ये केवल लिकर सर्व करने की लाइसेंस फी पे जीएसटी नहीं लगेगा, बाकी सब लाइसेंस फी वगैरह जो भी चार्ज होगा वो सब यहाँ पे कवर नहीं है, वो सब टैक्सेबल होंगे। ओके सर, आइए सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम के थ्रू अगर मान लो किसी लेंडर ने सर बोरोवर को सिक्योरिटीज लेंड करी है, तो उसने जो बोरोइंग चार्जेस लिए, लेंडिंग चार्जेस लिए, दोस लेंडिंग चार्जेस आर नॉट सेल ऑफ सिक्योरिटीज, दोस आर लेंडिंग चार्जेस फॉर लेंडिंग द सिक्योरिटी टू बोरोवर, तो ऐसे केस में जीएसटी लगेगा। और खास बात आई जीएसटी लगेगा, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो बोरोवर टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। और हाँ, बीच में जो अप्रूव्ड इंटरमीडिएट होता है उसने जो ब्रोकरेज चार्ज किया होगा, कमीशन चार्ज किया होगा, उस पे जीएसटी लगेगा, और नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ये ब्रोकर ही टैक्स पे करेगा। ओके चलिए सरकार, ये सप्लाई का पूरा स्कोप मैंने पढ़ा दिया आपको बेटा। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2 भी खत्म हो गया। अच्छा, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 3 भी है, पर वो बोलता है गवर्नमेंट को पावर है, पर वो पावर यूज करके कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू हुआ। पर बता देता हूं आपको, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 3 बोलता है गवर्नमेंट को पावर है कि वो चाहे तो नोटिफाई करके बता देंगे कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगा, और ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगा, पर 8% कुछ भी नोटिफाइड नहीं हुआ। तो सेक्शन नंबर 7 खत्म होता है। अब सेक्शन 7 में क्या था बेटा, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए, डबल ए, बी और सी। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1A शेड्यूल 2 वाले ट्रांजैक्शन बेटा। सर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2 नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, हाँ है ना भाई, क्लियर। आगे हम का सेक्शन नंबर 8 पर, सेक्शन नंबर 8 बोलता है क्या, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। दिल थाम के सुनेगा, कंपोजिट सप्लाई अगर कोई मोर देन 1 सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ कॉम्बो बना के बेचा है, which are supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। और ऐसे केस में जो प्रिंसिपल एलिमेंट है, जो मेन एलिमेंट है, सर हम पूरे कॉम्बो को हम उस मेन कंपोनेंट में ही क्लासिफाई करेंगे, प्रिंसिपल सप्लाई में ही क्लासिफाई करेंगे, उस अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो लगेगा। क्लियर सर। मिक्स सप्लाई में whenever more than 1 supplies of goods or service or both are combined together and are supplied together which are not so supplied in the ordinary course of business, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सप्लाई, आर्टिफिशियल कॉम्बो एक तरह से, हाँ है ना भाई सर। और ऐसे केस में अगर सिंगल प्राइस चार्ज किया है, तो सर सिंस सबका अलग अलग वैल्यू नहीं है और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भी साथ में सप्लाई नहीं होते, तो सर ऐसे केस में उसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। और मिक्स सप्लाई का केस अगर है, तो ऐसे केस में पूरे कॉम्बो में जितनी भी गुड्स या सर्विस है उसमें हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स जो देगा, पूरी वैल्यू पर वो हाईएस्ट रेट से टैक्स लगा दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मिक्स सप्लाई के केस में सिंगल प्राइस होना कंपलसरी है, वरना वो मिक्स सप्लाई नहीं होगा। कंपोजिट सप्लाई में कहीं नहीं लिखा कि सिंगल प्राइस होना चाहिए। मोर देन 1 सप्लाईज आर मेड इन कॉन्जंक्शन विद ईच अदर, तो ऐसे केस में वो कंपोजिट सप्लाई कहलाएगा, साथ में अगर सप्लाई किया है तो बेटा। क्लियर। और प्रिंसिपल एलिमेंट में ही क्लासिफाई करेंगे। यहाँ पे सर जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स देगा उसमें क्लासिफाई करेंगे, सिंगल प्राइस होना चाहिए, वो गुड्स और सर्विस और बहुत जो नॉर्मली साथ में सप्लाई नहीं होते उनके लिए। ओके सर, अब मैं 1-2 एग्जांपल देता बेटा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ये मिक्स सप्लाई का एग्जांपल देता हूं मैं आपके लिए बेटा। मान लो आप किसी ग्रोसरी शॉप पे गए या किसी स्वीट शॉप पे गए, जहां पे आपने एक गिफ्ट पैक लिया जिसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स थे,
कुछ मिठाई थी, कुछ चॉकलेट्स थी, कुछ कुकीज थी, ये सब था बेटा। और सर सबका प्राइस कितना, सबका मिला के कॉम्बो प्राइस था ₹2000। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होते, तो इट इज कॉल्ड मिक्स सप्लाई, क्योंकि सिंगल प्राइस चार्ज किया। अब इसमें किसी भी एक गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स सपोज 40% था या 18% था, बाकी सब पे 5% टैक्स था, तो पूरे 2000 पे 18% टैक्स लग जाएगा, जो भी हाईएस्ट रेट है वो लग जाएगा बच्चा। ओके सर, कंपोजिट सप्लाई का एग्जांपल, सर आपने फ्लाइट टिकट बुक कराया, साथ में सर अंदर स्नैक्स भी फ्री दिए बेटा, तो ऐसे केस में सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर उसमें क्लासिफाई करेंगे पूरे टिकट के अमाउंट को बेटा। जैसे आप किसी होटल में किसी गोवा घूमने गए बेटा, होटल का रूम बुक कराया आपने, वहां पे जो होटल का रूम बुक कराया साथ में ब्रेकफास्ट एंड डिनर कॉम्प्लीमेंट्री था या साथ में इंक्लूडेड था उसके अंदर, तो ऐसे केस में होटल सर्विसेज विद रेस्टोरेंट ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है, तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। और यहाँ प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, सर क्या खाना खाने के गोवा क्या, सर होटल अकोमोडेशन इज द प्रिंसिपल सप्लाई, उसमें क्लासिफाई करेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस विच सप्लाई इज कंपोजिट विच इज मिक्स सप्लाई। अच्छा एक और एग्जांपल मस्त वाला, जो एग्जाम में गलती करते बच्चे, सर मान लो आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गए बेटा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक याद है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सर वहां गए, वहां आपने उस इलेक्ट्रॉनिक शोरूम से एक टीवी, एक फ्रीज, एक वॉशिंग मशीन, एक एसी, एक माइक्रोवेव, ये सब परचेज किया, और सर सबका उसने बिल में प्राइस अलग अलग लिखा है, और सबका नीचे टोटल दे रखा है 2,20,000 रुपए सपोज, और आपने उसके लिए 2 लाख रुपए ही पे किए, सिंगल चेक बना के दिया, डिस्काउंटेड प्राइस 2 लाख रुपए आपने पे किया, सर स्टिल इट इज नॉट अ मिक्स सप्लाई। क्यों? क्योंकि सबका इंडिविजुअल प्राइस अलग अलग बिल में लिखा है, आपने सिंगल पेमेंट किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने डिस्काउंट काट के सिंगल पेमेंट किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंस हर गुड्स का अलग अलग वैल्यू लिखा है, तो ना तो ये कंपोजिट है ना ये मिक्स सप्लाई है, और ऐसे केस में रेस्पेक्टिव गुड्स की वैल्यू रेस्पेक्टिव रेट ऑफ टैक्स लगेगा। बात खत्म बच्चों। ओके आइए बच्चों, अब सर कुछ सर्कुलर में बताता आपको बेटा, जीटीए सर्विस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज, इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है नॉर्मली क्या करता है, अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन वो एंसिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, इंसिडेंटल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे लोडिंग अनलोडिंग, पैकिंग अनपैकिंग, ट्रांसशिपमेंट, टेम्पररी स्टोरेज, वेयरहाउसिंग एटसेट्रा सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करके बोल दिया कि ये ऑलवेज कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनेगा, हमेशा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में ही क्लासिफाई करेंगे, भले ही आपने सिंगल इनवॉइस इशू किया या इनवॉइस में अलग अलग वैल्यू लिख दी या आपने सेपरेट बिल इशू किया, इफ यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, साथ में अपने ये सर्विसेज दी है, तो हमेशा एक कंपोजिट सप्लाई होगा, भले बिल सेपरेट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले बिल में ही अलग से वैल्यू लिख दी, वी डोंट केयर, ये कंपोजिट है, और प्रिंसिपल एलिमेंट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स सर्विसेज, उसी में क्लासिफाई करेंगे। और हाँ सर, अगर मान लो आपने ट्रांसपोर्ट की सर्विस दी नहीं, केवल लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो, पैकिंग एंड पैकिंग कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट ही अलग है सर, तो ऐसे केस में रेस्पेक्टिव सर्विस का ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, उसमें ट्रांसपोर्ट से कोई लेने देना ही नहीं बेटा। हाँ है ना भाई, डन, समझे। अगला टायर्स, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। सर रीट्रेडिंग ऑफ टायर क्या होता है पुराने टायर को रिफर्बिश करके नया टायर बना रहे हो, तो जो जिसकी फैक्ट्री है, रबर भी उसका, वायरिंग जो टायर के अंदर होती है वो सब भी उसका, गुड्स भी उसके, लेबर भी उसका, पर इट्स अ कंपोजिट सप्लाई जिसके अंदर सर्विस इज द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट, इसलिए कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस में, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासिफाई करेंगे इसको। हाँ, आपने मेरे से रीट्रेडिंग ऑफ टायर करा दिया, अब टायर नया बन गया, अब आप टायर बेच रहे हो, तो रीट्रेडेड टायर बेचना इज सेल ऑफ गुड्स। ओके चलिए, फिर है क्या, बस बॉडी बिल्डिंग। सर आपने मान लो कोई ट्रक परचेस करी जिसपे बॉडी नहीं लिखी हुई बेटा, आप मेरे गैरेज में लेके आते हो, हाँ है ना भाई, वहां मैं क्या करता हूं, उस ट्रक का पूरा बॉडी बनाता हूं, तो सर ऐसे कैसे मटेरियल भी मेरा है, लेबर भी मेरा है, पर सर वहां पे मटेरियल से ज्यादा लेबर इज मोर इंपॉर्टेंट, सर्विस इज मोर इंपॉर्टेंट, तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन में क्लेरिफाई किया कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, एंटायर बस बॉडी बिल्डिंग का काम जो किया है। सर अब है प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा अच्छा पॉइंट है। प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट में होता है क्या है, जैसे मैंने बुक प्रिंट कराई तो केवल कंटेंट मेरा है, पर सर बुक प्रिंट करने के लिए बुक में जो पेपर काम आ रहा है, इंक जो काम आ रही है वो सब उसका है, बुक का प्रिंटिंग का सर्विस भी उसका है, तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। अब इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, तो वहां पे डिपेंड करता है, अगर आपने बुक, पैम्पलेट, ब्रोशर, एनुअल रिपोर्ट एटसेट्रा सप्लाई किया है, एटसेट्रा प्रिंट किया है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग सर्विस इज द प्रिंसिपल एलिमेंट, उसमें हम क्लासिफाई करेंगे। पर अगर आपने एनवलप्स, लेटर कार्ड्स, प्रिंटेड बॉक्स, टिश्यू, नैपकिन, वॉलपेपर एटसेट्रा जिसपे लोगो डिजाइन होता ना, लिफाफे, एनवलप जिसपे आपने अपना लोगो नाम लिखवाया केवल, तो सर ऐसे केस में सप्लाई ऑफ गुड्स इज प्रिंसिपल एलिमेंट, और सप्लाई ऑफ गुड्स में क्लासिफाई करेंगे। जैसे आपने लेटर, आपने एनवलप खरीदा बेटा, तो जिसने एनवलप पे लोगो लगा के बेचा है, ऑल्दो प्रिंटिंग भी उसने इंक्लूड किया है, पर एनवलप बेचना, सेल ऑफ गुड्स इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर प्रिंसिपल एलिमेंट बेटा। ओके डन। फिर आएगा क्या, आपने किसी कार का, बाइक का सर्विसिंग कराया है, तो सर आपने उसमें बिल में जो लिखा है, अब मैंने मान लो सर्विसिंग किया है, मैंने बिल में
लेबर प्लस मटेरियल मिला के 1 लाख रुपए लिख दिया रिपेयरिंग चार्जेज, तो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। पर हाँ, मैंने बिल में आप देखना कार की सर्विस कराते हो, एक्टिवा बाइक की सर्विस कराएंगे तो इसमें लेबर चार्ज अलग लिखे है, मटेरियल का चार्ज अलग लिखा है, तो रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव टैक्स, बात खत्म बच्चों। सर पर अगर कंबाइन करके लिखा है वैल्यू तो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस कि सप्लाई ऑफ गुड्स एलिमेंट प्रिंसिपल है या सप्लाई ऑफ सर्विस एलिमेंट प्रिंसिपल है बेटा। फिर बेटिंग गैम्बलिंग वगैरह मैं ऑलरेडी बात कर चुका बेटा, इट्स अ सप्लाई, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो जीएसटी लगेगा। और खास बात सर यहां पे मैंने 28 लिखा है, पर अगर आपके एग्जाम्स मई 26 ऑनवर्ड से तो ध्यान रखिएगा, यहाँ रेट ऑफ टैक्स कितना हो गया है, 40% हो गया है बच्चों, हाँ है ना भाई, और 40 रुपये टैक्स लगेगा। सपोज 100 रुपये का आपने जुआ खेला तो 40 रुपीज द टैक्स। अच्छा, लॉटरी टिकट के केस में हम आगे बात करेंगे वैल्यूएशन में, उसमें वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी माना जाता है। पर सर जो बेटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेसिंग वगैरह हो गया, इसमें जो बैट वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पर ओवर एंड अबाउट दैट जो टैक्स होता है वो लगता है अलग से बेटा। ओके डन। सर अब आएगा क्या, टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम। सर मान लो गवर्नमेंट से मेरे को राइट्स मिल गए फॉर एक्सप्लोरिंग द पेट्रोलियम एटसेट्रा, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, तो जो राइट्स मेरे को मिले हैं बेटा, अब क्या होता है, मैं उस एरिया के अंदर सर्च करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा कि यहाँ पे कोई पेट्रोलियम निकल जाए, नेचुरल गैस निकल जाए। अब सपोज वहां पर एक्सप्लोर हो गया कि पेट्रोलियम है, तो सर जब मैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एक्सप्लोर करूंगा, वहां से निकालूंगा, तो सबसे पहला ये सब काम करने के लिए मेरे को जो मेरी कॉस्टिंग आई होगी वो कॉस्ट में रिकवरी करूंगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम। तो सर जब भी ऑयल एक्सप्लोर होता है, ऑयल जब एक्सप्लोर होता है, तो सर मैंने जब गवर्नमेंट से ये राइट्स लिए तो मेरा जो कॉस्टिंग होता है, वो जो पेट्रोलियम को बेचने से जो कंसिडरेशन आएगा, सबसे पहले पैसा जो आएगा वो कॉस्ट में रिकवर होगी, उसको बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम। सिंस आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस टू द गवर्नमेंट, आई एम डूइंग माई बिजनेस ऑन माई ओन। हाँ, गवर्नमेंट से राइट्स लिए मैंने, सो आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई जो कॉस्ट पेट्रोलियम मैंने रिकवरी किया है सबसे पहला, दैट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। फिर अब जब वो पेट्रोलियम निकला हमने गवर्नमेंट को दिया, सर हमारी कॉस्ट निकाल दी, उसके बाद जो बचा है वो क्या है, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मेरे को गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, प्रॉफिट पेट्रोलियम। और प्रॉफिट पेट्रोलियम पे अलग से एक नोटिफिकेशन देगी गवर्नमेंट ने, प्रॉफिट पेट्रोलियम पे जीएसटी एग्जाम किया हुआ है, उस पर कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, कॉस्ट पेट्रोलियम इट इज नॉट अ कंसिडरेशन चार्ज बाय द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसलिए इस पे कोई जीएसटी नहीं लगता, हो तो मेरी कॉस्ट रिकवरी करी बेटा। सेकंड थिंग, अगर मैंने जो पेट्रोलियम से जो प्रॉफिट हुआ है बेटा, वो प्रॉफिट का एक पार्ट मैंने गवर्नमेंट को दिया, जिसको बोलते हैं क्या, प्रॉफिट पेट्रोलियम। और प्रॉफिट पेट्रोलियम को अलग से गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, एग्जाम किया हुआ है, और एग्जामिशन की वजह से उस प्रॉफिट के पोर्शन पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। थर्ड बात ध्यान देना, जब गवर्नमेंट ने मेरे को राइट्स दिए होंगे, गवर्नमेंट ने मेरे से रॉयल्टी चार्ज किया होगा, रॉयल्टी पे जीएसटी जरूर पे करना है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, वो एक अलग बात है बेटा, जिसके बारे में यहाँ बात नहीं कही है। यहाँ बात केवल कॉस्ट पेट्रोलियम की करी है, और प्रॉफिट पेट्रोलियम में जीएसटी एग्जाम है, जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी बेटा। क्लियर, डन। आइए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। तो सर बैंकिंग कंपनीज को आरबीआई वगैरह से, बैंक्स वगैरह से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट इशू होते हैं। सर ये सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आएंगे, जैसे रेप्लेनिशमेंट वगैरह जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, रिन्यूअल एनर्जी सर्टिफिकेट्स होते हैं, रेप्लेनिशमेंट लाइसेंस होता है, ये सब गुड्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो सर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये भी गुड्स की तरह ट्रीटमेंट होगा, और जीएसटी विल बी चार्जेबल ऑन सेल ऑफ सच प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। और ध्यान रखिएगा, आरबीआई की वेबसाइट है ई कुबेर नाम की, जहां से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स का ट्रेडिंग होता है, तो वहां पे जीएसटी लगता है, वो भी आई जीएसटी लगेगा बेटा। ओके मालिक, सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आएगा ये। नेक्स्ट सर, अगर होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रही है, तो सर उस पर सर्कुलर ने क्लियरिफाई किया कि मियर होल्डिंग ऑफ द शेयर्स इन द सब्सिडरी कंपनी बाय द होल्डिंग कंपनी इज नॉट अ सप्लाई एट ऑल, क्योंकि सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज। होल्डिंग कंपनी शेयर्स ले रही है सब्सिडरी कंपनी की, तो कोई गुड्स थोड़े खरीदा है, ना कोई सर्विस खरीदी है, इट्स नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई जीएसटी की बात नहीं आएगी। अब सर कभी मूवी देखने गए क्या भाई, अच्छे से पढ़ाई कर लो, जिंदगी के अंदर मस्त अपना नाम कर लो, उसके बाद देखना बहुत सारे लोग आपके साथ मूवी देखने जाएंगे। सर पॉइंट है क्या, सिनेमा हॉल में अगर आप गए और वहां पे अगर आपने देखा होगा, सर मूवी थिएटर टिकट तो आपने ले लिया, अब सर जब ब्रेक हुआ है तब पॉपकॉर्न, समोसा, नाचोस अगर आपने ये परचेज किए, तो ये जो आपने खरीदा है ये सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस है, जिस पे रेस्टोरेंट के प्रोविजन लगेंगे, जीएसटी लगेगा। सर पर अगर मान लो आपने कोई कॉम्बो लिया होता जिसके अंदर मूवी का टिकट साथ में पॉपकॉर्न हाँ ना भाई, तो ये कॉम्बो है, और कॉम्बो टिकट अगर होता है तो इसमें इट्स अ कंपोजिट सप्लाई, प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, पॉपकॉर्न।
सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, और सर मूवी टिकट की हेडिंग में क्लासिफाई होगा, अकॉर्डिंगली टैक्स लगेगा बच्चों। और नेक्स्ट आता है क्या, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, तो सर जब प्रॉपर्टी हम लेते हैं तब उसका लोकेशन जो होता है, कौन से फ्लोर पे प्रॉपर्टी है ना, फ्लोर वाइज भी थोड़ा थोड़ा चार्जेस वेरी करता है। या मान लो प्लॉट है, लैंड है, तो सर कॉर्नर प्लॉट है, फ्रंट रो में प्लॉट है, पीछे प्लॉट है, उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस अलग से लगते हैं। तो सर यहां सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला कि लोकेशन चार्जेस या प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस का ट्रीटमेंट वही होगा जो कंस्ट्रक्शन सर्विस का होता है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस ओनली। तो अगर लैंड के बेचने पर जीएसटी लगता है तो नहीं लगता ना बेटा, लैंड के बेचने में जीएसटी नहीं लगता है, तो प्रेफरेंशियल चार्जेस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, सेल ऑफ फ्लैट पर बिफोर कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर फ्लैट बुक हुआ है और उसमें अगर लोकेशन चार्जेस या प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस अलग से लिए, तो सिंस इट्स अ कंस्ट्रक्शन सर्विस जिस पे जीएसटी लगता है, तो इस पे भी जीएसटी लग जाएगा। कुल मिला के ट्रीटमेंट वही होगा जो उस प्रॉपर्टी पे टैक्स का ट्रीटमेंट हो रहा है, वही लोकेशन चार्जेस और प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस का ट्रीटमेंट होगा। आइए बच्चों, एक और सर्कुलर है वाउचर वाला। अच्छा, ये सर्कुलर अगर आपके पास समरी बुक है तो लास्ट में जो सर्कुलर का मैंने चैप्टर दे रखा है वहां पे होगा, यहां मैंने आपके लिए यहां पे इंसर्ट कर दिया। इस चैप्टर के अंदर वाउचर्स के लिए बड़ा सुंदर सर्कुलर इशू हुआ है। एक बात मैं बता देता हूं बेटा आपको, सर वाउचर्स के ट्रांजेक्शंस आर एज पर दिस सर्कुलर। बहुत टाइम से झगड़ा चल रहा था और गवर्नमेंट ने सर्कुलर क्लेरिफाई करके बोल दिया कि वाउचर्स के ट्रांजेक्शन आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। यहां पे इस सर्कुलर के थ्रू बता देता हूं मैं आपको बेटा। तो सर इसी सर्कुलर की वजह से सेक्शन में 12 सबसेक्शन 4 जो वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई था गुड्स का, और सेक्शन में 13(4) जो सर्विसेज का वाउचर का ट्रांजैक्शन टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन था, उसको ऑमिट कर दिया है। पर वो मई 26 एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। जनवरी 26 के लिए सेक्शन में 12(4) 13(4) एप्लीकेबल है बेटा, है ना भाई। जो टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर आएगा मैं आपको और बता दूंगा बच्चों। सर पहली बात तो ये, अभी इस सर्कुलर की बात करता हूं मैं, वेदर ट्रांजेक्शंस इन वाउचर्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहां बोला है क्या, जब वाउचर इशू करता है कोई भी कंपनी, जैसे सर किसी सुपरमार्केट ने वाउचर इशू किया, किसी ज्वेलरी शोरूम ने वाउचर इशू किया, तो वाउचर इज अ काइंड ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। सपोज 1000 रुपए की गुड्स आपको मिल जाएगी, 1000 रुपए का वाउचर है और वाउचर सेल किया कितने में, ₹400 में। तो 400 रुपए में जो वाउचर बेचा है वो क्या है, अ काइंड ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स एज पर द नॉर्म्स ऑफ द आरबीआई, सर आरबीआई नॉर्म्स में कवर होते हैं। वाउचर्स इज कवर्ड एज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई। और सर अगर वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है तो मनी के स्कोप में आ जाएगा, और मनी के स्कोप में अगर आ गया तो आपको पता है क्या सर, अरे ऑल प्रोमिसरी नोट्स आर आल्सो कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ मनी, इसलिए प्रीपेड वाउचर्स मनी के स्कोप में आते हैं। और मनी के स्कोप में आ गए तो वाउचर्स देना, वाउचर्स बेचना खरीदना, सर मनी देना मनी लेना हो गया, विच इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस, कोई जीएसटी नहीं लगता। और हाँ, अगर मान लो टेक्निकली वाउचर्स कभी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के स्कोप में अगर नहीं आते हैं, तो 2000 एक्शनेबल क्लेम्स, वो एक्शनेबल क्लेम के स्कोप में आते हैं। और एक्शनेबल क्लेम के ट्रांजैक्शंस अगेन हमने पढ़ लिया, शेड्यूल नंबर 3 में कवर है, विच इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब वाउचर्स भले ही प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हो या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नहीं मान रहे हो इस पर आरबीआई, तो सर दोनों ही केस में जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है तो वो मनी के स्कोप में आ जाएगा, और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते हो टेक्निकली तो वो एक्शनेबल क्लेम के स्कोप में आ जाएगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट आप क्लेम ले सकते हो। और सर वो दोनों ट्रांजैक्शन मनी का अगर है तो मनी ना तो गुड्स है ना सर्विस है, और एक्शनेबल क्लेम्स के ट्रांजैक्शन नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा। केवल स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे लगता है जीएसटी बेटा, है ना भाई, विच इज नॉट द केस हियर। तो नो जीएसटी विल बी चार्ज्ड ऑन सेल ऑफ वाउचर्स। जब जीएसटी नहीं लगेगा तो टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन में 13(4) सेक्शन में 12 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 13(4) उसका रिलेवेंसी क्या है, इसलिए वो सेक्शंस को ओमिट कर दिया थ्रू फाइनेंस एक्ट 2025। पर जनवरी एग्जाम अगर आपके है तो ध्यान रखिएगा 12(4) और 13(4) आपके लिए एप्लीकेबल एग्जाम्स के लिए। तो कभी एग्जाम में अब क्वेश्चन आता है कि सर हम वाउचर केस में करेंगे क्या जीवन में, तो आपको सर मई 26 ऑनवर्ड तो क्या लिखना है, सप्लाई ही नहीं है, बात खत्म। जनवरी 26 एग्जाम से तो इसके लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, आपको भी लिखना है सप्लाई नहीं है जीएसटी नहीं लगेगा। पर कभी टाइम ऑफ सप्लाई का स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए वाउचर का, तो आंसर 12(4) और 13(4) के हिसाब से लिख के आ जाना आप, अदरवाइज सर आने वाले वक्त में तो सप्लाई ही नहीं होगा वो। ओके चलिए सर इशू नंबर 2, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर या सब डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट्स वाउचर्स को बेचते हैं, जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर ने सब डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा या एजेंट को बेचा और उसने आगे बेचा, तो क्या वो सप्लाई के इसको में आएगा। हमने ऑलरेडी बात कर ली कि ट्रेडिंग ऑफ वाउचर्स
सर ना तो गुड्स है ना सर्विसेज है, इट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। तो डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह जो बेच रहे हैं वाउचर्स उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर हाँ, उन्होंने कोई कमीशन चार्ज किया, कोई फीस चार्ज किया है वाउचर इश्यूअर से, तो कमीशन फी पे जीएसटी लग जाएगा उस कमीशन के अमाउंट पे बेटा। सर नेक्स्ट क्या, अगर मान लो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह है या जो एजेंट वगैरह है वो एडवर्टीजमेंट सर्विस, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, को ब्रांडिंग एटसेट्रा सर्विसेज देते हैं किसको, वाउचर इश्यूअर को, उसके लिए कोई सेपरेट कंसिडरेशन अगर उन्होंने चार्ज किया है तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, अदरवाइज वाउचर बेचने पे कोई जीएसटी नहीं है बेटा। सर एक और लास्ट पॉइंट, सर अनरिडीम्ड वाउचर्स के बारे में बात कही है। कभी कभी क्या होता है, जैसे वाउचर इशू किया किसी सुपरमार्केट ने, 1000 रुपए का वाउचर 400 में बेच दिया। अब 400 में बेच दिया, उस वाउचर की वैलिडिटी थी कितनी, 6 मंथ्स। अब 400 रुपए में उन्होंने वाउचर बेच दिया है, अभी तक गुड्स नहीं बिका है बेटा, पर 6 महीने में वो कस्टमर आया ही नहीं, दैट वाउचर इज कॉल्ड अनरिडीम्ड वाउचर, रिडीम नहीं हुआ। तो ये 400 रुपए एक तरह से उस वाउचर इश्यूर का इनकम हो गया। सर उसको इनकम में कंसीडर कर लेते हैं, विच इज कॉल्ड ब्रेकेज, टेक्निकली उसको बोलते हैं क्या, ब्रेकेज। और सर अगेन सर यहां पे गवर्नमेंट ने पूछा, गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि सर क्या उस ब्रेकेज पे, वो अनरिडीम्ड वाउचर का जो 400 रुपए का बेनिफिट हुआ, क्या उस पर कोई जीएसटी लगेगा। तो अगेन गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करके बोला कि सिंस कोई गुड सप्लाई नहीं हुआ, कोई सर्विसेज सप्लाई नहीं हुआ, तो सर सप्लाई पे तो जीएसटी लगता है, इसलिए देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी जीएसटी एट ऑल। भले उसको इनकम में आपने कंसिडर कर लिया है, पर इट इज नॉट अ सप्लाई एट ऑल। फर्दर, monetary value of any act or forbearance in respect of or in response to or for the inducement of the supply of goods or service or both, whether by the recipient or by any other person, इसमें भी ये कवर नहीं होता है भाई। कुछ नहीं करने के लिए कोई पैसा मिलेगा क्या, नहीं, वहां तो कस्टमर आए ही नहीं, हम क्या करें साहब। तो 400 रुपए की जो इनकम होगी उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे कोई अंडरलाइंग गुड्स और सर्विस सप्लाई ही नहीं हुआ है। इसी के साथ भारत माता की जय, इसी के साथ ये टॉपिक, ये चैप्टर खत्म होता है। अब आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों, मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड सर प्लीज बी पेशेंट एंड ध्यान से अगर आपने लेक्चर को सुन लिया तो 100% माहौल बनेगा। आई होप ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया बहुत ही कम ड्यूरेशन में। सर अगर मजा आ गया हो तो बिना लाइक करे मत जाइएगा, ये मेहनत को अगर आपको सलाम ठोकना है तो सर एक कमेंट में जरूर होना चाहिए कि भारत माता की जय, मजा आ गया, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड सर इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको सारे लेक्चर्स चैप्टर वाइज मिलने वाले हैं और इस तरह से हम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, हर एक सर्कुलर, हर एक पॉइंट कवर होगा, मेरी गारंटी है। मजा आएगा, मस्त होके पढ़ेंगे, खुश होके पढ़ेंगे तो सक्सेस भी हमारी होगी। और हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ध्यान रखिएगा सर, अभी नहीं तो कभी नहीं। लोग बोलते हैं कि सर हमारे सपने पूरे होंगे, सर मैं बोल रहा हूं सपने तभी पूरे होंगे जब अभी आपने मेहनत कर दी। लोग बोलते हैं अपना टाइम आएगा, मैं कहता हूं आपका टाइम आ गया है, ये मेहनत का टाइम है, रिजल्ट जब आना होगा तब आएगा, पर अभी मेहनत नहीं करी तो रिजल्ट शायद नहीं आएगा। इसलिए लगा दो अपनी पूरी ताकत। सर ध्यान रखना, हर टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो उसके आप सीए बन जाना चाहिए। और अगर आपने हर टॉपिक को उस एंगल से पढ़ लिया, उस तरीके से पढ़ लिया, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ पढ़ लिया, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। एंड यस, आपका भाई आपके साथ है, मजे से पढ़ेंगे, खुश होकर पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, मजा जरूर आएगा आपको इनडायरेक्ट टेक्स्ट में। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय बाय, थैंक यू।